सो हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। आज डिस्कशन करने जा रहा हूँ आपके साथ वन शॉट वीडियो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का, जो कि चैप्टर नंबर 8 है आपकी एनसीईआरटी क्लास 12th की फिजिक्स का। उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। ये हमारे कुछ टॉपिक्स होने वाले हैं, जो कुछ इसमें रिलेटेड चीज़ें होती हैं, सारे के सारे कॉन्सेप्ट मैं आपके साथ यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। अगर आप अभी तक आपने चैप्टर देखा, कोई खास फीलिंग नहीं बना या फिर जो भी बातें, मैं इसमें कोशिश करूँगा कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए और एक ही बार आपको पढ़ने की ज़रूरत हो। और यही एक वीडियो है, इसी के अलावा दूसरा वीडियो देखने की कोई आपको खास ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। इसके अलावा जब क्वेश्चंस वगैरह होंगे, न्यूमेरिकल होंगे, अगर आप नीट वगैरह जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए वो अलग से अदरवाइज कराऊंगा। अदरवाइज जो रिलेटेड चीज़ें हैं, जो फॉर्मूले वगैरह वो भी मैं आपको सब समझाऊंगा कि प्रोपेगेशन ऑफ वेव क्या होता है, ई एक्स ई वाई ई जेड, अगर आपने कभी इस तरह की चीज़ें सुनी होंगी, वो क्या क्या चीज़ें होती है इसमें। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एक्चुअली क्या होती है, उससे पहले मैं आपको डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में बताऊंगा, फिर मैं आपको पॉइंटिंग वेक्टर के बारे में समझाऊंगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं वो हम डिस्कस करेंगे। चैप्टर बहुत बड़ा नहीं है, सिंपल सा है, एक एक करके समझते हैं क्या क्या इसमें होने वाला है। ठीक है, चलिए। सो लेट्स बिगिन विद दी वेरी बेसिक। पहले मैं बेसिक आपको ब्लैंक स्लाइड में खुद बता देता हूँ, उसके बाद आपको आगे पे स्लाइड दिखेगी जहाँ पे एनिमेशंस की ज़रूरत है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, एकदम चीज़ें समझ में आएंगी। देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें वेव्स पता होना चाहिए क्या है और वेव्स क्या होती है। ये चीज़ आपकी क्लास 11th में हम लोग पढ़ लेते हैं अपने लास्ट चैप्टर्स में, जब हम ऑसिलेशंस को पढ़ते हैं। अब मैं देखो क्या करूंगा, मैं आपको स्टोरी को, क्योंकि मैं बिना वेव समझाए आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव समझा नहीं सकता, लेकिन वेव्स की उतनी डिटेलिंग नहीं देखेंगे जो कि प्रॉपरली होती कि कैसे फॉर्मूला आता है, क्या आता है, वो पूरा 11th का टॉपिक हो जाएगा, बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स हो जाएगा। हम सिर्फ समझेंगे कि वेव का एक आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि व्हाट डू वी मीन बाय वेव, तो समझ में आएगा। देखो, वेव कुछ नहीं होता, एक तरह का ऑसिलेशंस होता है डिफरेंट पार्टिकल्स का। अब आपके मन में सवाल आएगा, सर ऑसिलेशंस क्या होता है, तो आपने बताया नहीं। तो सर आपको बता देते हैं ऑसिलेशन क्या होता है। ऑसिलेशन यानी कि दोलन। किसे कहते हैं ऑसिलेशन? सर ऑसिलेशन का मतलब होता है, फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप ये समझो कि ये एक स्ट्रिंग है और इस स्ट्रिंग से कोई एक ऑब्जेक्ट है, इस तरीके से मैंने बांधा हुआ है और इस ऑब्जेक्ट को मैंने छोड़ दिया। जैसे पेंडुलम होता है घड़ी का, आपने अगर देखी हो पेंडुलम वाली घड़ी, तो वो ऐसे ऐसे करके इधर से उधर क्या करता रहता है, ऑसिलेट करता है, बोलते हैं इसे हम। ऑसिलेट का मतलब होता है किसी मीन पोजीशन के अबाउट टू एंड फ्रो मोशन, यानी किसी एक फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट, आगे भी और पीछे भी, ऊपर भी या फिर नीचे भी, मतलब आगे पीछे हो सकता है या फिर ऊपर नीचे हो सकता है, यानी किसी एक फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट अगर मोशन होता है तो हम इसे कहते हैं सर कि एक काइंड ऑफ ऑसिलेशन का ये एग्जांपल है। आप मेरी बात समझ रहे हो? जैसे इसका एक बेस्ट एग्जांपल बोला जाता है, कई बार आपने सुना होगा, नहीं सुना होगा, मैं बता रहा हूँ। साउंड वेव जो होती है वो एक ऑसिलेशन होता है बेसिकली डिस्टर्बेंस के यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आपका जो पार्टिकल्स हैं, जो यहाँ पे डिस्टर्बेंस, उस पर डिस्टर्बेंस आता है, एक बार उसमें रेरिफैक्शंस आते हैं और एक बार कंप्रेशंस आते हैं, रेरिफैक्शंस आते हैं, कंप्रेशन आते हैं। समझ आया? कोई बात नहीं समझ आया तो नॉर्मल से एग्जांपल से बता देता हूं। देखो, आप खुद सोचो, अगर इस पेंडुलम को आप रखोगे तो ये इसकी मीन पोजीशन होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल ऐसे रहना चाहिए। लेकिन जब आपने इसको यहां रख दिया, अभी क्या करता है, मीन पोजीशन तक पहुंचता है, ये अभी जीरो वेलोसिटी पे है। जीरो वेलोसिटी से जब तक यहां पहुंचता है तो ये मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन कर चुका होता है और उसके बाद फिर ये आगे को बढ़ता है मोशन के इनर्शिया के कारण, क्योंकि ये डायरेक्टली रुक नहीं जाएगा यहां पर। अब ये यहां से आगे बढ़ता है, जितना यहां से यहां आने में इसको डिस्प्लेसमेंट तय करना पड़ा, उतना ही और डिस्प्लेस होता है दूसरी तरफ, और उसके बाद फिर वहां जाके इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है, फिर ये वापस लौटता है और इस तरह का जो मोशन होता है इसे हम कहते हैं कि ऑसिलेशन है। इसको दोबारा यहां पे समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इस ऑब्जेक्ट को मैंने यहां से जैसे ही छोड़ा, ये यहां जाएगा अपनी मीन पोजीशन पर। जब हमने इसको स्टार्ट किया था तो ये जीरो वेलोसिटी पे था, जब ये यहां पर था बिल्कुल जीरो वेलोसिटी, जैसे ही मैंने छोड़ा, अब धीरे धीरे ग्रेविटी के कारण वेलोसिटी अटेन करने लगेगा, जिसके कारण यहां आते आते इसके पास मैक्सिमम वेलोसिटी जाती है। मैं बिल्कुल नहीं बोलने वाला कि उसकी वैल्यू ए ओमेगा होती है, क्या होती है, मैं डिस्कस नहीं करूंगा। बस वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, नॉर्मल फिजिक्स की तरह समझो, फॉर्मूले मत समझो इसमें भी, क्योंकि हमारा टॉपिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। सिर्फ अंडरस्टैंडिंग बने माय डियर, इसीलिए मैं आपको ये बातें बता रहा हूं, ठीक है। लेकिन v मैक्सिमम है, इसका मतलब v जीरो होता तो रुकता, v मतलब मैक्सिमम, यानी कि v वेलोसिटी है इसके पास। इस वेलोसिटी के कारण माय डियर ये यहां से और आगे को मूव कर जाता है और फाइनली ये यहां कहीं पहुंच जाता है, इस जगह पर पहुंच जाता है। यानी कि a पॉइंट से o पॉइंट अगर मैं कह दूं और इसको मैं b पॉइंट कह दूं, तो बेसिकली a से o और o से b जाता है। और आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि एक प्योर ऑसिलेशन में a से o तक जो डिस्प्लेसमेंट है, वही o से b तक डिस्प्लेसमेंट है। अभी मैं इसको दूसरे तरीके से भी समझाऊंगा, एक एक करके समझ रहे हैं बहुत शांति के साथ, ठीक है। शायद आपको इतनी बात समझ में आ चुकी थी। और यहां पर फिर ये रुकता क्यों होगा सर? क्योंकि इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है। क्योंकि सोचो, ये ऑब्जेक्ट जब जा रहा है यहां से ऊपर को, तो ये जाता रहता है, लेकिन इसकी एनर्जी कम होती रहती है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी तो है इसके पास, क्योंकि इसके पास वेलोसिटी है, हाफ एम वी स्क्वायर इसके पास फुल है।
लेकिन इस पर्टिकुलर जगह पे इस पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। अगर आप समझने की कोशिश करोगे, मैं समझाता हूं, देखो मैं कहना क्या चाह रहा हूं। काइनेटिक एनर्जी इसके पास यहाँ मैक्सिमम है। अब मेरी बात समझना, यहां पर माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पर इसके पास काइनेटिक एनर्जी जीरो है क्योंकि वेलोसिटी जीरो है, लेकिन इसके पास इस समय पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है। और सेम फिनोमेना फिर से यहां पर होगा कि काइनेटिक एनर्जी जीरो क्योंकि वेलोसिटी जीरो हो चुकी है, लेकिन उसने मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी अटेन कर दी और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यहां पर फुलफिल हो रहा है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम, जिसे हम मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं, वो हमेशा थ्रू आउट द मोशन कांस्टेंट है। मतलब इतना है कि जब काइनेटिक एनर्जी जीरो है तो पोटेंशियल एनर्जी 10 है फॉर एग्जांपल। अब धीरे धीरे वो काइनेटिक एनर्जी जीरो से बढ़ना चालू करेगी क्योंकि उसको वेलोसिटी मिल गई है, और वहीं पर पोटेंशियल एनर्जी घटना चालू करेगी क्योंकि आप अगर mgh के रिस्पेक्ट में देखो तो हाइट कम हो रही है। तो इस तरीके से काइनेटिक एनर्जी बढ़ती रहेगी और एक टाइम पे पोटेंशियल एनर्जी बिल्कुल मैक्सिमम जीरो हो जाएगी और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी, और यही प्रोसेस चलता रहता है। इस तरह की चीज को हम लगभग ऑसिलेशन कहते हैं। इस ऑसिलेशन को माय डियर दूसरे शब्दों में, क्योंकि ये तो पेंडुलम का एग्जांपल था, जरूरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट हम हमेशा ग्रेविटी के रिस्पेक्ट में ही बात करी जाए, यानी यहां पर वो फोर्स जिसके कारण ये ऑसिलेशन वगैरह हो रहे हैं वो ग्रेविटी प्रोवाइड करवा रही है, और कुछ मात्रा में टेंशन वगैरह बहुत कुछ चीजें और भी। लेकिन अगर मैं जनरल सिंपल दिखाना चाहता हूं रिप्रेजेंटेशन, तो माय डियर कैसा होना चाहिए, देखो इधर आप ये समझो कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, यहां पर ये पोजीशन ओ है। अब ये ऑब्जेक्ट किसी कारण कैसे भी करके यहां से ये ऑब्जेक्ट यहां तक पहुंचता है मैक्सिमम इस पॉइंट तक, इस पोजीशन तक, लेट से ए पोजीशन, और यहां पे पहुंचता है मैक्सिमम लेट से बी पोजीशन। यानी ये ऑब्जेक्ट कुछ इस तरीके का मोशन शो कर रहा है कि ये यहां से जब जाता है मैक्सिमम, इस जगह पर इसकी वेलोसिटी बेसिकली जीरो हो जाती है। यानी आप मेरी बात समझना, मैं आपको तकलीफ तो नहीं दे रहा ना, मैं टफ तो नहीं बोल रहा ना, कुछ सिंपल बोल रहा हूँ शायद। वी ए बराबर माय डियर जीरो, ये वही केस है। अभी आपको समझा भी दूंगा, आपके मन में शायद आ रहा होगा कि ऐसा कैसे होता होगा, शायद आपके मन में आ रहा होगा कि ऐसा कैसे होता होगा, भी समझा दूंगा। यहां पर जाकर ये यहां से जब आता है वी ए इसके पास यहाँ जीरो हो जाता है। अब ये समझो कि जब ये यहां से यहां की तरफ आ रहा है, इसकी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है और इस पर्टिकुलर टाइम पे आकर इसने अपना वी को मैक्सिमम अटेन कर दिया है। अब उसके बाद जैसे ही वो अपनी मीन पोजीशन से, यानी कि ये जो मैं कह रहा हूं माय डियर, ये क्या है, मीन पोजीशन। मीन पोजीशन मतलब ऐसी पोजीशन जहां पर ऑब्जेक्ट अपनी बिल्कुल एकदम रेस्ट टाइप की पोजीशन में है। जैसे ये समझो कि रबर बैंड को जब आप खींचते हो तो आप उसकी पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ाते रह रहे हो, लेकिन रबर बैंड जब अपनी नॉर्मल पोजीशन पर पड़ा रहता है तो हम कहेंगे वो उसकी मीन पोजीशन है। एक स्प्रिंग है, वो नॉर्मल पड़ा हुआ स्प्रिंग, तो वो अपनी मीन पोजीशन पर, लेकिन स्प्रिंग को कंप्रेस कर रहे हो या फिर स्ट्रेच कर रहे हो तो आप उसकी मीन पोजीशन से उसको डेविएट कर रहे हो। तो कुल मिलाकर मैं ये कहना चाह रहा हूं कि फॉर एग्जांपल सोचो एक बारी के लिए कि ये ऑब्जेक्ट यहां की तरफ जब आना चालू करता है तो इसकी वेलोसिटी बढ़ने लग जाती है और मैक्सिमम होती है। उसके बाद फिर ये मीन पोजीशन से जब आगे की तरफ जाता है इसकी वेलोसिटी फिर से घटने लग जाती है, और यहां पहुंचते पहुंचते वेलोसिटी फिर से एट पॉइंट बी पर इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है, जीरो हो जाती है। ऐसा होता है। फिर वेलोसिटी क्योंकि जीरो हो गई, अब ये वापस लौट के आता है। आपके मन में सवाल आएगा सर ये ऐसा होता क्यों है, ये ऐसा हो क्यों रहा है, ये जा कैसे रहा ऑब्जेक्ट, क्योंकि पेंडुलम में तो फिर भी समझ में आ रहा था कि यहां से वहां जाता है। अब इसको ऐसे समझो, देखो समझना प्लीज, ये आपके पास स्प्रिंग है, ये क्या है, स्प्रिंग है, और इस स्प्रिंग से आपका टाइड है एक ऑब्जेक्ट, इस तरीके से एक ऑब्जेक्ट को मैंने टाइड किया हुआ, ठीक है, और ये इस तरीके से एक सरफेस में इस तरीके से ये रखा हुआ था। ये ऑब्जेक्ट आपको शायद नजर आ रहा होगा, कुछ भी मुश्किल नहीं है। अब सोचिए एक बारी के लिए कि मैं अगर इसको एक फोर्स लगाता हूं और इस फोर्स के कारण मैं क्या करूंगा, बेसिकली मैं इसको कंप्रेस कर रहा हूं स्प्रिंग को। एक जनरल ऑब्जर्वेशन हमें बताता है कि जब वो कंप्रेस होगा तो स्प्रिंग कुछ इस तरह से कंप्रेस हो जाएगी और बेसिकली वो ऑब्जेक्ट अब कुछ आगे पहुंच जाएगा। आप मेरी बात को समझना, मुझे उम्मीद है मैं समझा पा रहा हूं आपको। देखो इधर, यानी कि आपने इसको यहां से यहां तक, यानी अगर मैं देखूं तो बेसिकली इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, यानी मैं कह सकता हूं कि मैंने उस पर कोई एक एक्स टाइप का एक डिस्प्लेसमेंट करा दिया। अगर डिस्प्लेसमेंट है तो वेक्टर टाइप से मैं दिखा रहा हूं, अभी कुछ समझाना चाहता हूं क्योंकि मैं, मेरी बात समझना, ठीक है। तो मैं आपको लगे हाथ ना या रिलेवेंथ का ऑसिलेशन वगैरह बता रहा हूं, ये इसलिए नहीं बता रहा कि एग्जाम वगैरह, लेकिन मेन पर्पस क्या है ना कि आपकी टॉपिक में अंडरस्टैंडिंग बढ़े, और जब मैं कहता हूं समझ में आएगा तो फिर कुछ तो मुझे करना पड़ेगा ना अपने एंड से, इसलिए मैं 11th के टॉपिक को ले रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं लग रही मुझे। देखो आराम से, अब आपको क्या लगता है कि जब आप स्प्रिंग को दबा के रखते हो, जब तक फोर्स रहेगा तब तक दबी रहेगी, लेकिन सोचो आपने स्प्रिंग में से हाथ हटा दिया, आपने ऑब्जेक्ट में से हाथ हटा दिया, क्या आपको नहीं लगता कि ये ऑब्जेक्ट आपका रिटर्न बैक करेगा, आपका ऑब्जेक्ट बाउंस बैक करेगा, वापस आएगा? आएगा सर। आपको मैं, मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि अब आपका ऑब्जेक्ट जो है इसके अंदर एक रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो गया, इसे हम FR लिख सकते हैं। ये था F एक्सटर्नल जो आप लगा रहे थे, जितना एक्सटर्नल फोर्स आप लगाते हो उसी के अकॉर्डिंग आपका रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप होता है। हुक नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया था कि ये रीस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू कितनी होती है, समझना प्लीज। उनके अनुसार ये जो रीस्टोरिंग फोर्स होता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी
नेगेटिव ऑफ द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्या कहना चाह रहे हैं सर? ये कहना चाह रहे हैं एक्स जितना ज्यादा होगा रीस्टोरिंग फोर्स उतना ज्यादा होगा। एक बारी के लिए अगर मैं इसको कांस्टेंट को लगा दूं यहां पे प्रोपोर्शनैलिटी को, तो ये कुछ इस तरह का रिलेशन बनेगा। अब ये निगेटिव का साइन क्या कहना चाह रहा है वो हम समझते हैं। इस के को इस केस में हम स्प्रिंग कांस्टेंट कह सकते हैं, यानी कि स्प्रिंग पर डिपेंड करेगा कि के की वैल्यू कितनी ज्यादा कितनी कम, क्योंकि कुछ स्प्रिंग होती है जो बहुत ज्यादा फेंकती है, कुछ होती है जो हल्की होती है नहीं फेंकती है, तो वो बातें के पर डिपेंड करेंगी। अब समझना प्लीज एक बात, मैंने कहा रीस्टोरिंग फोर्स होता है के एक्स के बराबर, लेकिन नेगेटिव भी लगा। अब समझो सर, आप जितना ज्यादा एक्स करोगे उतना ज्यादा रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा। क्या ये बात आपको एक कॉमन बात नहीं लग रही? क्या स्प्रिंग को हम जितना ज्यादा अंदर धक्का मारेंगे क्या हमें उतना तेज धक्का नहीं पड़ेगा? क्या आप नहीं मानते इस बात को? क्या आप ये नहीं मानते कि किसी चीज को, रबर बैंड को आप जब जितना ज्यादा खींचते हो, एक धनुष बाण में आप जब धनुष की जितना तेज खींचोगे स्प्रिंग को, क्या आपको नहीं लगता कि उतनी ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी डेवलप होगी या उतनी फोर्स से आपका एरो वापस जाएगा, सामने जाएगा? सर कुल मिलाकर मीन पोजीशन से जितना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा ऑब्जेक्ट में उतना ही ज्यादा रीस्टोरिंग फोर्स उसके अंदर डेवलप होगा, जिसके कारण वो बाउंस बैक करेगा। यानी सर अगर ये जो x है, ये जो आपने इतना यहां से यहां तक ले जाने में, इसको पॉइंट ए से पॉइंट बी पर ले जाने में जो आपने एक x का डिस्प्लेसमेंट किया, उसके कारण इस पे एक रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप हुआ, जिसकी वैल्यू मैं बता रहा हूं माइनस का के एक्स है, और x ज्यादा होगा तो एफ आर ज्यादा होगा। और दूसरी बात, नेगेटिव का क्या मतलब है सर? आप खुद देखें माय डियर, क्या आपको नहीं लगता कि आपने जो डिस्प्लेसमेंट किया वो इस डायरेक्शन में और जो रीस्टोरिंग फोर्स है वो इस डायरेक्शन में, क्या आपको नहीं लगता दे बोथ आर जस्ट एंटी पैरेलल टू ईच अदर? यस सर, इसीलिए वो नेगेटिव साइन लगा कि रीस्टोरिंग फोर्स हमेशा किए गए डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है। आप धनुष बाण में रस्सी को खींच रहे हो इधर की तरफ, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इधर, क्या आपको नहीं लगता फोर्स जाएगा उधर? जाएगा सर, 180 डिग्री। अब असली बात तो ये होती है कि अगर मैं आपको उसका प्रैक्टिकल दिखा पाता तो भी दिखा देता, अभी कुछ दिखाऊंगा भी एनिमेशंस, तो आप ये समझो कि आपको लग सकता है कि ये स्प्रिंग वापस अपनी मीन पोजीशन पहुंच जाएगी, लेकिन अभी अपनी मीन पोजीशन पे नहीं पहुंचेगी, ये उससे कहीं आगे पहुंच जाएगी। बेसिकली ये इसकी मीन पोजीशन थी, अगर मैं बताऊं तो इसने चलना चालू किया यहां से जब उस पर रिस्टोरिंग, आपको पता है वो यहां कहीं पहुंच जाएगी, वो यहां कहीं पहुंच जाएगी। मैं क्या कहना चाह रहा हूं समझो, यानी वो मीन पोजीशन से आपने उसे डिस्प्लेस किया था x डिस्टेंस, तो अब वो मीन पोजीशन से दूसरी तरफ x डिस्टेंस पहुंच जाएगी। यानी अल्टीमेटली जो आपको अब ये स्प्रिंग जब आप छोड़ोगे अपने हाथ से, जब ऑब्जेक्ट को फोर्स हटाओगे, तो स्प्रिंग जब वापस आएगी तो मीन पोजीशन पे पहुंचेगी, लेकिन उस मीन पोजीशन को ओवरशूट कर कर ये आगे चली जाएगी उतना ही डिस्प्लेसमेंट और जितना आपने इसको उस समय इधर की तरफ दिया था। यानी क्या सर? यानी अब ये स्प्रिंग में एक्सटेंशन आ जाएगा। अब फाइनल पोजीशन स्प्रिंग की ये है, अगर आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे, ये है। और इस तरीके से यहां पर भी जाकर स्प्रिंग क्यों रुकी है माय डियर? क्योंकि यहां पर आकर इसकी वेलोसिटी 0 हो चुकी है। अब फिर ये स्प्रिंग वापस आएगी, मीन पोजीशन को ओवरशूट करेगी, वापस वहीं जाएगी, इस पोजीशन बी पे चली जाएगी, और ये सिलसिला चलता रहेगा। आप समझ पा रहे होंगे। तो हमने कुछ नहीं किया, एक स्प्रिंग पकड़ी थी, उस स्प्रिंग को नॉर्मली यहां तक धक्का दी, कंप्रेस किया और छोड़ दिया। अब ये स्प्रिंग यहां से आएगी, मीन पोजीशन को ओवरशूट करेगी, उतना ही डिस्टेंस और आगे ट्रेवल करेगी, फिर यहां इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, फिर ये वापस आएगी, ओवरशूट करेगी, फिर यहां जाएगी, फिर मीन पोजीशन को ओवरशूट करेगी, यहां जाएगी। ये मोशन चलता रहेगा, इस मीन पोजीशन के अबाउट टू एंड फ्रो मोशन चलता रह रहा है, बस इसी को कहते हैं ऑसिलेशन। शायद आप मेरी बात समझोगे, शायद आप मेरी बात समझोगे। वही काम हुआ जो पेंडुलम में होता है, लेकिन ये स्प्रिंग के केस में मैंने आपको कर दिखाया। मुझे लगता है इसमें डिफिकल्टी कहीं से कहीं तक नहीं है, और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगर आप नीट वगैरह के प्रिपरेशन कर रहे हो, जरूर टॉपिक वगैरह देखना मेरे, जो मैंने पढ़ा रखे हैं, फिर तो क्वेश्चन करते हैं और मजा आता है। फिजिक्स का तो मजा ही न्यूमेरिकल्स में, क्योंकि वहां से आपकी सोच डेवलप हो पाती है। लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि जब हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं इसमें तो थ्योरी टाइप ना लगे, हम कुछ कर रहे हैं बेसिकली यार, ठीक है। मैं सोच के क्या आता हूं ना, मैं बोलता हूं यार बच्चे को 10-15 मिनट के वीडियो अच्छे लगेंगे यार, मेरे व्यूज ज्यादा आएंगे, वो करता है, लेकिन यहाँ आगे पता नहीं क्या हो जाता है मुझे, फिर मैं एक्सप्लेन करने लग जाता हूँ दोबारा से, क्योंकि यार उसके बिना नहीं हो पाएगा ना काम। और इसी के कारण मुझे काफी स्टूडेंट्स का अच्छा पॉजिटिव फीडबैक मिलता है कि सर नहीं ऐसे नहीं समझ में आ रहा, अच्छा है, टाइम लगेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इधर आगे, तो कुल मिलाकर के बात हुई कि अब आपको दिखा कि स्प्रिंग में एक तरह से ये आ गया। अगर आप थोड़ा सा समझो बात को, थोड़ा सा समझो प्लीज बात को, बस खत्म कर रहा हूं इस टॉपिक को, फिर आगे बढ़ रहे हैं। माय डियर, आपको मैं बात बोलूं, इस पर्टिकुलर जगह पे इस पे पोटेंशियल एनर्जी 0 है। सर ये पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? वर्क डन अगेंस्ट एन एक्सटर्नल फोर्स को पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। जब किसी एक्सटर्नल फोर्स के अगेंस्ट आप वर्क डन करते हो तो माय डियर उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम सर पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। जैसे एग्जांपल, ये ऑब्जेक्ट है यहां रखा हुआ, अभी इसे ग्राउंड लेवल मान लो फॉर एग्जांपल,
ये जीरो एनर्जी पर है, फॉर एग्जाम्पल बोल रहे हैं। अब मैंने इसको ऊपर उठाया, क्या आपको लग रहा है, आपको महसूस हो रहा है ओ भाई मेरे हाथ थक गए यार, क्योंकि मुझे नीचे की तरफ कोई इस पेन को खींच रहा है, लेकिन मैंने इसको फिर भी पकड़ा। क्या आपको नहीं लग रहा कि मेरे पे बहुत ताकत से कोई नीचे को धक्का मारा है, लेकिन मैंने फिर भी खड़ा? वो हमें एक्सपीरियंस नहीं रहा, क्योंकि बचपन से ग्रेविटी झेल रहे हैं हम, बचपन से हम ग्रेविटी झेल रहे हैं। वरना भाई यहां से यहां तक ऊपर उठाने में कोई इस पे फोर्स लगातार लगा रहा है, उसका नाम है ग्रेविटी। ग्रेविटी से नीचे खींच रही है, लेकिन फिर भी अगर एक टिका हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि यहां से यहां आने में जो वर्क डन किया गया वो कंप्लीटली अगेंस्ट ग्रेविटी था। हेलो, अगर वो वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी था, इसका मतलब इसमें अभी पोटेंशियल एनर्जी डेवलप है। जब मैं इसे छोड़ूंगा तो वो पोटेंशियल एनर्जी का कन्वर्जन हुआ किस में सर? देखो, जब मैंने इसको छोड़ा, क्या आपको नहीं लगता अभी ये जीरो वेलोसिटी पे और इसके पास वेलोसिटी आई कुछ ना कुछ नीचे गिरते समय? सर वो वेलोसिटी आई तो क्या आपको नहीं लगता हाफ एम वी स्क्वायर से काइनेटिक एनर्जी आएगी? कहां से आई एनर्जी? क्या क्रिएट हुई? नहीं सर, एनर्जी क्रिएट तो हो नहीं सकती, तो कहां से आई? जो शुरुआत में आपने वर्क किया था, उस वर्क के कारण पोटेंशियल एनर्जी डेवलप हुई थी, उस पोटेंशियल एनर्जी का कन्वर्जन है काइनेटिक एनर्जी। यानी जो इसको ये काइनेटिक एनर्जी मिल रही है, वो आपके द्वारा किए गए काम में जो एनर्जी वेस्ट हुई थी उसका कन्वर्जन है वो। तो पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। अब समझना, जब ये फाइनली नीचे गिर जाएगा, अब यहां पर पहुंचने के बाद जब ये यहां से नीचे आया तो इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई। क्यों? क्योंकि नीचे गिरते गिरते इसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, लेकिन उसी इंस्टेंट पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम 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 होती रही है, क्योंकि जब ये ग्राउंड लेवल पे पहुंच जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी फिर जीरो हो जाएगी। और यहां पे मान लेते हैं मैंने 10 जूल एनर्जी इस पर स्टोर की थी। अब सोचो कि जब ये नीचे गिरेगा, नीचे जब ये गिरेगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे कम होगी, 10 से 9 8 7 6 5 और जीरो हो जाएगी। और उसी इंस्टेंट पर इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टाइप से। पूरी कहानी में सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी मेन पोजीशन पे होता है उसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो क्यों होती है, शायद समझ में आ पा रहा होगा, क्योंकि ये अभी किसी एक्सटर्नल फोर्स के अगेंस्ट काम नहीं कर रहा। ठीक है, अब जब आपने इसको यहां से यहां धक्का मारा, क्या आपको नहीं लगता इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर कर दिया आपने? यस सर, क्योंकि मैंने इसको यहां से यहां धक्का मारा। आपको नहीं लगता मैं एक्सटर्नल फोर्स के अगेंस्ट काम कर रहा हूं? किसी एक्सटर्नल मतलब अभी इस पे स्प्रिंग एक फोर्स लगाना चाहती है, लेकिन मैंने फिर भी इसे धकेल के यहां चिपका रखा है। मुझे पता है मैंने हाथ हटाया नहीं कि अपना रूप दिखा देगा। इसका मतलब सर ये हुआ कि इस समय इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है विच इज नॉट इक्वल टू जीरो, सम काइंड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। और फाइनली जब मैंने इसको छोड़ दिया, जब ये यहां पर पहुंचा, क्या आप मुझे बता सकते हो कि इसके पोटेंशियल एनर्जी जीरो है? नहीं सर, जीरो नहीं है अभी, क्योंकि जीरो तो सिर्फ तभी होगी जब अपनी मीन पोजीशन पे पहुंचेगा। जीरो नहीं है, और जब जब पोटेंशियल एनर्जी जीरो नहीं होगी, इसका एक ही मतलब है कि ऑब्जेक्ट अनस्टेबल है। इसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो है? नहीं है सर, अनस्टेबल है। स्टेबिलिटी आएगी ही तब जब एनर्जी मिनिमम हो, तो स्टेबिलिटी मैक्सिमम होती है। एनर्जी मिनिमम, स्टेबिलिटी मैक्सिमम, एनर्जी मैक्सिमम, स्टेबिलिटी मिनिमम। समझ पा रहे हो मेरी बात को? क्या आप समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हैं सर? तो अभी मैंने कुछ ज़्यादा तो खास बोला नहीं, बस ऐसे। तो आप से समझ पा रहे होंगे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम क्यों? क्योंकि सर इसके पास अनस्टेबल है। यहाँ क्यों सर अनस्टेबल है? मोस्ट अनस्टेबल है। यहाँ पर सर पोटेंशियल एनर्जी जीरो क्योंकि सर इसकी मीन पोजीशन है। और जहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है समझ जाओ वहाँ काइनेटिक मिनिमम होगी, और जहाँ काइनेटिक मिनिमम है समझ जाओ वहाँ पोटेंशियल मैक्सिमम होगी। इसीलिए यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मिनिमम क्यों? क्योंकि इस ऑब्जेक्ट के पास यहाँ वेलोसिटी जीरो हो गई। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम क्यों कहेंगे हम? क्योंकि सर इस जगह पे काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी। कैसे कह रहे हो आप जीरो हो जाएगी? क्योंकि ऑब्जेक्ट सर इसके आगे नहीं जा रहा है, इसका मतलब वेलोसिटी जीरो हो चुकी है उसकी। खत्म। मुझे लगता है जितना कहना था मैंने कह दिया यार, क्योंकि ये थोड़ी सी ना बातें होती है जो कहनी पड़ती है। समझ में आ गया ऑसिलेशन? तो ऑसिलेशन इज व्हाट? इट इज नथिंग मोर देन अ टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट इट्स मीन पोजीशन। अब ऐसा मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं इसे। ठीक है, सरल आवर्त गति। आगे बढ़ते हैं सर। अब बढ़ा दो थोड़ा सा वेव। बहुत हल्ला मचा रखा आपने इतनी देर से। देखो वेव क्या होता है, आपने अक्सर देखा होगा, मतलब जब भी वेव कहते हैं शायद हमारे दिमाग में इस तरह का कोई एक फिगर बन जाता होगा। वेव कहने पर हम कहते हैं सर ये वेव है। सर वेव क्या? सर ये वेव है, ये वेव है सर, ये वेव है। ठीक है, आपने देखा होगा कभी फुटबॉल वगैरह के मैच होते हैं तो उसमें ह्यूमन वेव बनती है एक तरह की, लोग उठते हैं बैठते हैं। आपने देखा कभी ऐसा ह्यूमन वेव स्टेडियम में बनती हुई? खैर चलो वो रहने देते हैं। तो वेव क्या है मैं बताऊं आपको? वेव क्या है? इट इज नथिंग मोर देन डिस्टर्बेंस ऑफ एनर्जी। इट इज नथिंग मोर देन अ डिस्टर्बेंस ऑफ एनर्जी। सिर्फ एनर्जी का डिस्टर्बेंस है और कुछ नहीं। सर क्या है ये? सिर्फ लिख दिया आपने, समझा भी तो दो से, ऐसा बोला आपने। अब इसे समझ लो कि ये है क्या। मैं आपको समझाऊं, अगर मेरी बात समझना प्लीज। सोचो कि ये एक स्ट्रिंग है, ये कौन है माय डियर? ये स्ट्रिंग है, कोई एक्सिस वगैरह नहीं है, ये स्ट्रिंग है। ऊपर वाले डायग्राम से बिल्कुल रिलेट मत करो, जो बोल रहा हूं मैं नीचे देखो। स्ट्रिंग है, रस्सी है।
इस रस्सी को सोचो कि मैंने यहाँ कहीं पे एक फिक्स्ड सरफेस से मैंने इसको ऐसे टाइट कर रखा, बांधा हुआ है, और ये वाला टर्मिनल मेरे हाथ में फ्री हैंड है, ये मेरे हाथ में ऐसे समझो, ये वाला टर्मिनल, इवन ये वाला जो हिस्सा है ये मेरे हाथ में फ्रीली यहाँ पर रखा हुआ है, और मैंने कुछ नहीं करना, इस रस्सी को जर्क करना है। निंजा हथौड़ी देखा हुआ कभी? पहले आपने नहीं देखा होगा, मैंने देखा था। उस निंजा हथौड़ी में ना वो एक टेक्निक अपनाते थे कि वहाँ कुछ चीज होती थी, यूं करते थे, वो वापस आते थे। आपने देखा नहीं होगा, छोड़ो, लेकिन आप इधर देख लो मैं जो बोल रहा हूँ। इस स्ट्रिंग को पकड़ना है और इस स्ट्रिंग को मैंने एक जर्क देना है, और ये जैसे करके मैं एक जर्क दूंगा, मैं देखूंगा कि यहाँ पर एक इस तरह की एक पल्स जनरेट हो गई है और ये इस तरीके से आगे को बढ़ रही है, ऐसा कुछ यहाँ पर होता हुआ मुझे दिखेगा। अब जब यही फिनोमिना को मैं लगातार करता रहूंगा, लगातार करता रहूंगा, तो मैं आपको दिखाऊंगा एनिमेशन से, डोंट वरी। तो इस तरह की चीजें यहाँ पर डेवलप हो जाएगी, इस तरह की स्ट्रिंग में कुछ इस तरह की चीजें मुझे दिखने लग जाएगी। शायद आप थोड़ा बहुत ऑब्जर्व कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, चिंता मत करो, मैं अच्छा सा एनिमेशन ला रखा हूँ आपके लिए, बहुत बढ़िया, अभी मिलकर करेंगे। अब हमें समझ में आया कि सर वेव मतलब ऐसे 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 से कुछ चीज, तो हमें लग रहा है कि सर ये चीज यहां पहुंच गई, ये चीज यहां पहुंच गई, फिर ये यहां पहुंच गई, यहां पहुंच गई। हमें लग रहा है कि जो ऑब्जेक्ट ए था वो यहां से यहां, फिर यहां से यहां, फिर यहां से यहां, यानी यहां कहीं वो पहुंच चुका है, और उसके पीछे से फिर बी वेव, उसके बाद सी पल्स, फिर उसके बाद डी पल्स, इस तरीके से पहुंच चुकी है। लेकिन आपको अगर मैं असलियत बताऊं तो ऐसा कुछ भी नहीं है। असलियत में क्या होता है, वेव बनते समय वो समझ लो, बस बात खत्म यार, ज्यादा परेशान नहीं करूंगा। सर वेव जब होती है ना, वेव जब बनती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी ने कहा ये वेव बनी है, आपको मैं एक बात बताऊं मजे की, जब भी वेव बनती है तो मान लेते हैं वेव का मैक्सिमम अटेन यहां पर हुआ। अभी मैं दिखाऊंगा आपको, मैं डायरेक्टली नहीं दिखाना चाह रहा आपको, मैं चाह रहा हूं पहले ब्रेन के साथ एक्सरसाइज हो जाए थोड़ी, डायरेक्ट देख के तो समझ ही जाओगे। देखो इधर ये जितने पार्टिकल है, क्योंकि ये नंबर ऑफ पार्टिकल से बनी हुई है स्ट्रिंग ना, ऐसे करके मैं एग्जांपल के लिए मैंने कुछ ये नंबर ऑफ पार्टिकल ऐसे दिखा दिया, मैंने बोला भाई ये नंबर ऑफ पार्टिकल से मिलकर बनी है, दिस इज स्ट्रिंग है। आपको पता है होता क्या है वेव में ये सारे पार्टिकल्स एसएचएम करते हैं अबाउट दिस मीन पोजीशन, अबाउट दिस पोजीशन। यानी सर ये ऑब्जेक्ट यहां से यहां जाएगा, मैक्सिमम अटेन करेगा, फिर ये यहां पहुंचेगा, ये मीन पोजीशन होगी इनकी, और उसके बाद फिर ये नीचे जाएगा, उतना ही डिस्प्लेसमेंट जितना इसने ऊपर ट्रेवल किया नीचे आएगा, और फिर इस तरीके से ये करता रहेगा। यानी ऑब्जेक्ट ऊपर मीन पोजीशन, नीचे मीन पोजीशन, ऊपर नीचे ऊपर, ये करता रहेगा। आप मेरी बात समझ रहे हो, ये करता रहेगा, बाकी सब यही करते रहेंगे। जितने आपको दिख रहे हैं, मैं कुछों पे बना रहा हूं, लेकिन कर सारे यही रहे। जितने आपको दिख रहे हैं, दे आर जस्ट डूइंग व्हाट, नथिंग मोर देन ऑसिलेशन अबाउट देयर मीन पोजीशन। ये अपनी मीन पोजीशन के अबाउट सभी के सभी क्या करते रहेंगे, ऑसिलेट कर रहे हैं अपनी मीन पोजीशन के अबाउट। और इसी ऑसिलेशन के दौरान जो हमें चीज दिख रही है वो एक वेव टाइप का चीज दिखाई दे रही है, पल्स दिख रही है। सर ऐसा कैसे, अगर ये सब ऑसिलेशन कर रहे हैं तो हमें तो ऐसा कुछ दिखना चाहिए, हमें तो। लेकिन बात क्या है, जब ये ऊपर रहता है तो ये उस समय अपना टॉप अचीव नहीं किया रहता इसने। मैं इसको वैसे जनरली समझाता हूं क्लास 11 में पढ़ाते समय, लेकिन अभी मैं ज्यादा तो नहीं बोलूंगा, अभी मैं आपको डायरेक्ट एनिमेशन दिखा के बताता हूं। फिलहाल आप एक बात समझे कि वेव में कुछ नहीं होता, वेव फॉर्मेशन में बेसिकली इट इज व्हाट, टेक्निकली इट इज ऑसिलेशन, it is oscillation of number of particles in a different time interval about a fixed point। किसी फिक्स्ड पॉइंट, सबके अपने अपने फिक्स्ड पॉइंट है, उसके अबाउट दे आर डूइंग व्हाट, टू एंड फ्रो मोशन, सबके सब एक ऑसिलेशन कर रहे हैं, लेकिन उनकी टाइमिंग डिफरेंट ऑसिलेशन करने की। अगर एक मैक्सिमम पे पहुंच गया तो तुरंत दूसरा नहीं पहुंच जाएगा, दूसरा उसको पीछे फॉलो कर रहा है, तीसरा दूसरे को फॉलो कर रहा है, चौथा तीसरे को फॉलो कर रहा है, और ये फॉलो कर रहे हैं, और इस फॉलो करने के दौरान ये हो गया। अगर आप यहां पे समझो, इसने अपना मैक्सिमम अटेन कर लिया, हम कह सकते हैं इस पार्टिकल ने, यहां पर ये वाला पार्टिकल अपना यहां तक पहुंचा, अटेन करने वाला, ये वाला और अटेन करने वाला, ये सब उसको फॉलो कर रहे हैं अपने प्रीवियस पार्टिकल को। ज्यादा डिटेल में नहीं बोलूंगा कि इस फिनोमेना को क्या कहते हैं, इलास्टिसिटी वगैरह मैं कुछ डिस्कस नहीं करूंगा, मैं डायरेक्ट आपको एनिमेशन दिखाना चाहूंगा। इधर देखो, आई होप आपको एनिमेशन दिख रहा होगा, ठीक है। ये गूगल के सौजन्य से मुझे मिला है, PHET कर यहाँ पर कुछ एक वेबसाइट दिख रही है, इनकी तरफ से मुझे एनिमेशन मिला है, तो उनको हम पूरा क्रेडिट देना चाहेंगे, ठीक है। अब मेरे से ढक गया होगा, भले ही लिखा हुआ, ठीक है। अब मेरी बात को समझना जरा, जो यहाँ पर दिख रहा है आपको, होपफुली आपको ये दिख रहा होगा सिस्टम, यहाँ पे आपको कुछ छुपा हुआ शायद दिख रहा होगा इस तरीके के। यहाँ पे एक रिजिड सपोर्ट मैंने किया, मेरा पेन यहाँ पे नहीं चल पाएगा अनफॉर्चुनेटली, लेकिन आपको ऑसिलेशन देखना चाहिए, जो मैं बोलूंगा प्लीज तो फॉलो करो। देखो ऑसिलेशन दिखा रहे हैं, देखो क्या आपको इसमें वेव्स बनती हुई दिख रही है। इस पार्टिकल को देखना, अगर आपने मेरे से अल्टरनेटिंग करंट पढ़ा है तो आपको यह पता होगा कि कैसे एक सर्कल के कारण ऑसिलेशन होता है, उसकी डिटेल समझ जाओ। अभी अगर पढ़ा होगा अल्टरनेटिंग करंट तो समझ जाओगे, अदरवाइज रहने दो। फिलहाल जो देखने वाली बात है वो ये देखो, इसे स्लो मोशन में ले आते हैं। अब देखो इस स्लो मोशन में आपको ये वेव्स जो बनती हुई दिखाई दे रही है, आप किसी भी एक पार्टिकल पे अपनी निगाहें टिका दो। फॉर एग्जाम्पल, मेरा पेन नहीं चल रहा माय डियर, आपको शायद कर्सर दिख रहा होगा, ये आपको ग्रीन कलर का पार्टिकल दिख रहा है, ये दिख रहा है ग्रीन कलर का पार्टिकल, ये जो दूसरे नंबर का ग्रीन कलर का पार्टिकल ये वाला,
इस पार्टिकल पे ऑब्जर्व करो, आपको ये कहां जाता हुआ दिख रहा है? क्या आगे या पीछे जाता हुआ दिख रहा है? नहीं सर, ये सिर्फ अपनी पोजीशन पे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, इस मीन पोजीशन से ऊपर नीचे, ना केवल ये पार्टिकल। अब आप किसी भी एक पे अपनी निगाहें गड़ा दो, किसी भी एक पार्टिकल को थोड़ी देर के लिए चूज कर लो देखने के लिए, ऑब्जर्वेशन के लिए, आप देखोगे हर एक पार्टिकल सिर्फ यही कर रहा है, बस यही। बस उनकी टाइमिंग डिफरेंट होने के कारण एक जब टॉप में पहुंच गया, दूसरा उसको फॉलो कर रहा है। देखो आपको दिखने में आएगा कि हर कोई अपनी एक मैक्सिमम, और सबके सब सेम पोजीशन तक जा रहे हैं, सेम मैक्सिमम पोजीशन और सेम मिनिमम पोजीशन तक अटेन कर रहे हैं। यही हो रहा है यहां पर, शायद आप समझ पा रहे हो। वेव जनरेट कैसे हो रही है? ऐसे देखो सर, ये देखो, ये क्या आपको दिख रहा है? इस तरीके से बेसिकली हम वेव जनरेट करें। इसमें हमने क्या किया, फ्रीक्वेंसी बहुत हाई कर दी। फ्रीक्वेंसी हाई करने का मतलब क्या कि जो वेव की पल्स है वो बहुत पतली पतली बन रही है, इसका मतलब हाई फ्रीक्वेंसी है। अगर वो चौड़ी चौड़ी बन रही है, इसका मतलब लो फ्रीक्वेंसी। जैसे एग्जांपल के लिए, एक मिनट, जैसे देखो ये ठीक है। तो कुल मिलाकर के फिलहाल मैंने आपको अगर ऑसिलेशन समझा दिया, तो ऑसिलेशन में सिर्फ इतना ही हो रहा है। ये जो आपको ऑसिलेशन दिखाई दे रहा है, इसमें अगर आप ऑब्जर्व करोगे, मैंने स्लो मोशन में दिखा दिया, अब आप नॉर्मली भी समझ सकते हो, कुल मिला के वेव फॉर्म हो रही है। लेकिन इस पूरे फिनोमेना में एक ही काम हो पा रहा है कि जो हमारा पार्टिकल है वो सिर्फ ऊपर नीचे कर रहा है, इससे ज्यादा सर उसने कुछ भी नहीं किया। अब इसे हम कर लेते हैं स्टॉप और हम चल देते हैं अपने जहां पढ़ाई कर रहे थे वहां की तरफ। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। तो अब तो आपको समझ में आ गया वेव क्या होती है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में, लेकिन उससे पढ़ने से पहले फिर एक छोटा सा, जो कुछ आपने अभी तक पढ़ा उसका रिवीजन, आज पढ़ा नहीं जो पहले पढ़ा था। देखो जरा, क्या आप जानते हो कि कोई एक करंट है, मान लेते हैं किसी वायर में करंट फ्लो कर रहा है। अब करंट सर फ्लो कर रहा होगा, तो आप क्या जानते हो कि किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर में एक मैग्नेटिक फील्ड उसके चारों तरफ क्रिएट होता है। मैंने मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में आपको बहुत अच्छे से क्लियर किया था। यानी करंट जब इसकी चल रहा है, तो ऑर्स्टेड के एक्सपेरिमेंट में हमें पता चला था कि इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड होगा। और हमने ये भी पता किया कि वो मैग्नेटिक फील्ड अगर हम करंट की डायरेक्शन में अपने थंब को रखें और ऐसे कर्ल करें, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरह की बनेंगी। यानी मेरे केस में आप अपने अकॉर्डिंग देखो, और मेरा थंब ऊपर को रखा, मेरी ये बन रही है एंटी क्लॉक डायरेक्शन में। यानी कहने का मतलब है, मुझे पता चला कि इसके चारों तरफ, इसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड्स जो बने हुए हैं, वो मैंने पता कर लिया कि वो किस तरह के दिख रहे हैं। वो एंटी क्लॉक डायरेक्शन में इस तरह की फील्ड लाइंस बनेंगी। मैं 2-3 लाइंस बना देता हूं ताकि आपको समझ में थोड़ा बहुत दिखने में आ जाए। सर इस तरह की फील्ड लाइंस बनेंगी। ठीक है, मैंने मैग्नेटिक फील्ड लाइन शायद आपको दिख रही होंगी, बना दी है। अब क्या कहना चाहते हो सर? सर आप मुझे बताओ, करंट क्या फ्री में आता है क्या? करंट किसी ना किसी से कनेक्टेड होगा। यहां सर कोई ना कोई बैटरी कनेक्ट होगी, इवन इसका पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी का कनेक्टेड होगा, ये नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट होगा, और ये क्लोज सर्किट होगा, और तब जाकर हमारे पास एक करंट हमें यहां पर मिल पाया होगा। तो आप समझ पा रहे होंगे करंट प्लस टर्मिनल से। ये कौन है सर? ये सर सेल है या बैटरी है फॉर एग्जांपल। और ये बैटरी है, तो हमने सुना है कि बैटरी बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करवाती है और कुछ नहीं करती। क्या पढ़ा हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में? यही पढ़ा, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कराती है। ये 5 वोल्ट पे होगा, ये 0 वोल्ट पे होगा, तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ करंट फ्लो करता है। यही हमने पढ़ा। तो इसका मतलब सर इसका ये कुछ नहीं है, बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस है। आप समझने लग जाओ। क्या आपको याद है, अभी आपने बीच में कुछ दिन पहले पढ़ा था कि अगर ये एक प्लेट है, मान लेते हैं पॉजिटिव पोटेंशियल पर है, मान लेते हैं ये नेगेटिव पोटेंशियल पर है, कैपेसिटर में पड़ा हुआ, तो इन दोनों के बीच में बेसिकली प्लस पोटेंशियल नेगेटिव पोटेंशियल के कारण एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया। और इस पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाने के कारण इनके बीच में मान लेते हैं जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है मान लेते हैं D है। तो इसके बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगा। और आपको अगर याद हो, अगर आप भूले ना हो, तो आपको याद होगा कि जो V/D होगा दैट विल बी इक्वल टू E। यानी दूसरे शब्दों में आपको पता चल गया कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस कहीं पर है तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड पक्का होगा। अगर कहीं पर पोटेंशियल डिफरेंस है तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड पक्का होगा। आपको याद होगा dV/dr इज इक्वल टू E, वही रिलेशन लिखा हुआ मैंने। तो इसका मतलब अगर यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस है, तो इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस के थ्रू हमें क्या मिल सकता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गया। और इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ काइंड ऑफ फोर्स। अगर आप छोटी सी बात देखोगे, आपके सारे कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इट इज नथिंग मोर देन अ फोर्स पर यूनिट कूलम्बिक चार्ज। किसी कूलम्बिक चार्ज पर पड़ने वाला फोर्स। अरे ये हो क्या रहा है सर? हुआ असल में ये रहा सर कि यहां पर कोई एक इलेक्ट्रॉन होगा, फॉर एग्जांपल के लिए मान लो कि एक इलेक्ट्रॉन है, तो इस इलेक्ट्रॉन पे हमारे पास क्या हो गया? एक प्लस से माइनस की तरफ बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड जो डेवलप हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड इन सभी फ्री इलेक्ट्रॉन्स को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ड्रिफ्ट करेगा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट छोटा सा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड लगते ही सभी चार्ज पार्टिकल ड्रिफ्ट होने लग जाते हैं। अगर मैं क्लियरली कहूं तो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव प्लेट की तरफ ड्रिफ्ट होना चालू कर देते हैं। इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव प्लेट की तरफ ड्रिफ्ट होना चालू कर देते हैं। कुल मिलाकर इलेक्ट्रॉन पर एक फोर्स लगने लग जाता है। इसकी वैल्यू E/E होगी, स्मॉल e इंटू कैपिटल E। उस फोर्स के कारण आप समझ पा रहे हो कि जब उन पे फोर्स लगना चालू हुआ, इलेक्ट्रॉन का फ्लो चालू हुआ, इलेक्ट्रॉन के फ्लो से क्या आपको नहीं लगता कि करंट डेवलप होगा?
और क्या आपको नहीं लगता कि जब करंट आता है तो तब मैग्नेटिक फील्ड आता है? तो मैंने आपको क्या बताने की कोशिश की, मैग्नेटिक फील्ड आया कहां से? मैग्नेटिक फील्ड बताने की कोशिश की कि अल्टीमेटली आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस था उसके कारण शुरुआत हुई और मैग्नेटिक फील्ड आपको मिल गया। मैं ऐसा भी कह सकता हूं कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड से मैंने मैग्नेटिक फील्ड डेवलप किया, क्योंकि मैं यहां से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड से अपनी कहानी को उठाता तो मैं कह सकता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुआ। तो क्या मैं नहीं कह सकता कि मैंने बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड का, मैंने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड से कैसे कर मैग्नेटिक फील्ड को डेवलप किया जा सकता है, मैंने सिर्फ ये देखा। यानी अब हमें समझ में आया कि कहीं पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये मान के चल लो कि वहां पे मैग्नेटिक फील्ड भी है। फिर आपको कहानी मैंने बहुत क्लियरिटी के साथ बता दी, मैंने एकदम बेसिक से उठाया। मैंने उठाया सेल है, बैटरी है, बैटरी क्या करती है, पोटेंशियल डिफरेंस है, तो इस लॉ के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड है तो कुछ फोर्स लगेगा, फोर्स लगेगा तो इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो करंट चलेगा, करंट चलता है तो हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड आसपास क्रिएट होगा। इसका मतलब में समझ में आया सर, अल्टीमेटली करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड आया, वो एक ऊपरी बात है, सतही बात है। अंदर की बात यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण मैग्नेटिक फील्ड आया। ठीक है, एक तो आपने देख लिया। अब लोगों के मन में सवाल हुआ, यार इलेक्ट्रिक फील्ड तो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करता है, क्या मैग्नेटिक फील्ड के बस का भी है कि कभी इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करते? उल्टा फिनोमेना भी होता होगा क्या? साइंटिस्ट ने सोचा ऐसा, तो उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशन किए जो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो, बस मैं दिखा रहा हूं उसको यहां पे। देखो फॉर एग्जाम्पल माय डियर, दिस इज अ रिंग, एक रिंग है, एक रिंग है, मेटेलिक रिंग है। ठीक है, हमने कुछ नहीं किया, इस रिंग के चारों तरफ बेसिकली हमने कुछ भी नहीं किया। मेरी बात को समझना सर, कुछ किया ही नहीं आपने तो यार, आप तो ऐसे कर देते हो ना सर यार, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, बात बात पे। ठीक है, देखो ये कुछ नहीं है, एक मैग्नेट है आदत देखो ना कैसी पड़ रही है मुझे। ये क्या है, एक मैग्नेट है। ये मैग्नेट का आपको रेड वाला पोर्शन दिख गया। ठीक है, ऐसे ही बस कलर कर दे रहा हूँ थोड़ा सा यार, बचपन में ना शौक बहुत था असल में पेंटिंग वगैरह का। ठीक है, इसीलिए आर्ट ले ली मैंने, ये ले ली, सॉरी क्या नाम है इसका, फिजिक्स। इसमें सब मिलता है ना, मैथ्स भी पढ़ लो, आर्ट भी कर लो, अपना जो भी करना है, फिलोसफी सब चलती है इसमें। ठीक है, कुल मिला के मैग्नेट है। अब मैग्नेट है, अब ये मैग्नेट जो है बेसिकली ये, इसको हमने बाहुबली के कंधों के ऊपर रखा हुआ है। बाहुबली 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 बाहुबली, ये बाहुबली से लेके आ रहा है कंधों पे अपने चढ़ के। वो बोल रहा कि भाई यार मुझे ना, मैं इसके ना इसकी तरफ चल रहा है, वो इसकी कॉइल की तरफ। और आप जानते हो कि किसी भी मैग्नेट से बेसिकली होता क्या है सर, मैग्नेट से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं, इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं, आप शायद समझ पा रहे होंगे। किसी भी मैग्नेट से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलती है इस तरीके से। और शायद आपको ये पता होगा, ऑब्वियसली पता होना चाहिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हमने पढ़ा हुआ है और बहुत बेसिक सी बात है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन को जैसे जैसे हम आगे मूव करेंगे, क्या आपको नहीं लगता कि नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो लिंक्ड है इस कॉइल से वो बढ़ जाएंगे? क्योंकि अभी ये कॉर्नर वाली और वो कॉर्नर वाली जो लाइन है वो अभी लिंक्ड नहीं है इससे, तो वो मैग्नेटिक फ्लक्स में काउंट नहीं होंगी। लेकिन जैसे ही इंसान आगे बढ़ता रहेगा, जैसे जैसे क्लोज आएगा मैग्नेट को अपने क्लोज लाएगा कॉइल के, वैसे वैसे नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस कॉइल से पास करने वाली बढ़ जाएंगी, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ जाएगा। यानी क्या आप ये नहीं कह सकते कि सर मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ना, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स बेसिकली मैग्नेटिक फ्लक्स जिसे हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं वो इंक्रीज होगा, क्या आपको नहीं लगता? और सर अगर मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होने से मुझे ज्यादा मतलब नहीं है, चेंज होगा मेरा मतलब उससे, तो फिर भी मैंने चलो इंक्रीज लिख दिया इस केस में, मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होगा। आप जानते हो क्या, एक सिंपल सा लॉ है, फैराडेज फर्स्ट लॉ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में बहुत बेसिक चीज, कि जब भी कभी फ्लक्स में चेंज होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है, तो आपका ईएमएफ जनरेट होता है अक्रॉस अक्रॉस, इसको ऐसे करके लिख दिया मैंने। ठीक है, मुझे वेक्टर सिंबल लगाने की जरूरत नहीं है, सॉरी, ये नेगेटिव का सिंबल यहाँ पर रहेगा, वो बताता है चेंज वगैरह, उस पर मैं ज़्यादा डिटेल में डिस्कशन नहीं करूँगा, लेंजेस लॉ वगैरह को बताता है। ठीक है, फिलहाल कुल मिला के इतनी बात है, अगर मैं इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड वगैरह ले लूँ, एक ईएमएफ जनरेट होगा इस कॉइल के अक्रॉस। सर ईएमएफ क्या होता है माय डियर? ईएमएफ इज नथिंग मोर देन अ पोटेंशियल डिफरेंस, एक पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है बस। एक थोड़ा मॉडर्न लैंग्वेज में ईएमएफ कहते हैं, वो हम अलग से पढ़ लेते हैं क्या होता है, लेकिन मोटा मोटा ईएमएफ इज अ काइंड ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। यानी कुल मिलाकर के जैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है, हमने ये पढ़ा हुआ, ईएमएफ जनरेट होता है कॉइल के अक्रॉस, यानी जिस पे भी चेंज हो रहा है कॉइल पे, तो इस कॉइल के अक्रॉस बेसिकली क्या होगा, एक ईएमएफ जनरेट होगा, पॉइंट ए और पॉइंट बी मान लो कहीं पे भी, इनके बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया। अब यानी कि मैं लिख देता हूं यहां पर कि पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया, बेसिकली मैं लिखना चाह रहा हूं ईएमएफ क्रिएट हुआ और मैंने रिलेशन दे दिया क्यों क्रिएट हुआ, क्योंकि फ्लक्स में चेंज हुआ था। अब जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, क्या आपको नहीं लगता कि पोटेंशियल डिफरेंस जब क्रिएट होगा तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, क्योंकि मैंने आपको यहां रिलेशन बता रखा है। और जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, क्या आपको नहीं लगता कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ काइंड ऑफ फोर्स, तो वो फोर्स है बेसिकली। और उस फोर्स के कारण क्या आपको नहीं लगता कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि ये मेटल है, फ्री इलेक्ट्रॉन इसके अंदर भी होंगे, उन मेटल्स को ड्रिफ्ट होने का मौका मिलेगा। तो आपको नहीं लगता कि जब फोर्स आएगा तो करंट आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मूव होंगे, और फिर करंट जब आएगा तो फाइनली हमारे पास, हम कह सकते हैं कि करंट आने से मैग्नेटिक फील्ड आएगा। वो आगे की कहानी दोबारा से हम कह सकते हैं, लेकिन अब रुक जाओ,
वो पूरा का पूरा वर्तुल जो है वो घूम गया, पूरा का पूरा सर्कुलर जो फिनोमेना है वो दोबारा एग्जिबिट हो गया। लेकिन हमें कुछ देखना है यहाँ पे, हमें ये देखना है कि मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज कब आएगा, जब आपके पास पहले मैग्नेटिक फील्ड होगा। बस कहानी यहीं से स्टार्ट हो रही है और यहीं पे खत्म हो जानी चाहिए, आगे जाने की जरूरत नहीं है इस कहानी में। क्यों सर? क्योंकि हमें ये देखना था कि क्या मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो सकता है, और हमने देखा कि सर हो रहा है। आप मुझे बताओ क्या हो नहीं रहा? आपके पास मैग्नेटिक फील्ड था, कहाँ से आया? मैग्नेट आया, मैग्नेट को लेके आया, मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेट को लेके आया, मैग्नेटिक फील्ड लेके आया, मैग्नेटिक फील्ड लेके आया, चेंज हो गया। तो हुआ क्या? मैग्नेटिक फील्ड ही तो हुआ है, भी कुछ चीज तो नहीं। मैग्नेटिक फील्ड ने बेसिकली अपने आप को चेंज करते ही पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया, पोटेंशियल डिफरेंस से इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ले आए। क्या आपको लग रहा है कि दोनों फिनोमेना एग्जिबिट हो गए? क्या हमने इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों ला सकते हैं? ला सकते हैं। और आपको एक और मजे की बात समझ में आ रही होगी कि सर यहां पर आपने देखा कि करंट आया और करंट से फिर मैग्नेटिक फील्ड आ गया। ठीक है, अब आप समझ पा रहे हो क्या हो रहा है? असल में मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड, और फिर मैग्नेटिक फील्ड जाएगा फिर से वो इलेक्ट्रिक फील्ड। बेसिकली ये सिलसिला चलता रहेगा, एक सर्कुलर, एक वर्तुल इनके बीच में बन चुका है। जैसे जैसे सर बारिश होती है, बारिश का पानी नीचे पड़ता है, वो पानी इधर उधर से जाके ग्राउंड वाटर में पहुंचता है, फिर वो समुद्र में पहुंचता है, समुद्र से फिर आप जानते हो वेपोरेशन होता है, उसके कारण फिर पानी ऊपर पहुंचता है, फिर नीचे आता है, एक साइकिल जनरेट हो गया। क्या? बस यही है, वही यहाँ पे भी जनरेट हो गया। इसी को कहते हैं सनातन, इसी को कहते हैं शाश्वत। ठीक है, जो सदा से इसी तरीके से चला आ रहा है, जिसने अपने आप को एकदम रिन्यूएबल बना रखा है, रिन्यू हो जाता है बात बात पे। वैसे ही यहाँ पे हो गया। अब आपको लग रहा होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उससे मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा, मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड, ऐसा होगा। और यही होता है, यही होता है, यही होता है। कहाँ होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बेसिकली अब हम स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करूं, डिस्प्लेसमेंट करंट। शायद आपको इतनी बात मेरे ख्याल से मेरी ये समझ में आ गई कि एक छोटा सा डिस्कशन था, इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी, सिर्फ इतना समझाया कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को, मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को डेवलप कर सकता है। अब ये भी आपने सोचने वाली बात है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है ये सीधे इलेक्ट्रिक फील्ड को डेवलप नहीं करेगा। वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड, अगर मैग्नेटिक फील्ड में चेंज हो रहा हो, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल अगर हो, वेरिएबल हो तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड को डेवलप करेगा। और डेफिनेटली अगर मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेरिएबल निकलेगा, और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल निकलेगा तो उससे फिर मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल, और आपस में यानी बदलता हुआ मैग्नेटिक फील्ड एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करता है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड से फिर हम दोबारा बदलता हुआ मैग्नेटिक फील्ड, और ये सिलसिला चलता रहता है। यानी मैग्नेटिक फील्ड भी अगर बदलता रहे तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करेगा, बदलने वाला, और वो बदलने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड रिटर्न में फिर से बदलने वाला मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा, और ये सिलसिला चलता रहेगा। यहीं से मैं स्टोरी अपनी स्टार्ट कर लेता हूं, वैसे मुझे लगता है। देखो, मैं डिस्प्लेसमेंट करंट बाद में पढ़ा दूंगा, लेकिन अभी क्योंकि ना रेफरेंस यहीं पे आ रहा है इसलिए मैं बता देता हूं। अब होता यह है कि हमने बोला एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव टाइप की एक चीज बनी, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों मौजूद हैं, जिनकी अभी हम बात कर रहे हैं। मतलब क्या होगा सर? यानी कि इस डायरेक्शन को अगर आप एक बारी के लिए कह दो कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, और इसको आप कह दो कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, अब समझना इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के ये वाले जो वेव मैंने बनाई, अब आपको समझ में आ रहा होगा, वेव में ऑलरेडी आपको बता चुका हूं वेव का मतलब क्या है। ये वेव जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग इसमें ऑसिलेशन हो रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग। ठीक है, यानी ये क्या हो गई बेसिकली, ये एक तरह का बदलता हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको नहीं लगता जब आप अल्टरनेटिंग करंट बनाते हो तो आप ये बनाते हो, आप क्या कहते हो? बदलता हुआ इलेक्ट्रिक करंट। क्यों? क्योंकि उसकी आई की वैल्यू लगातार बदल रही है। वैसे ही आप देखो यहाँ ई कभी ये है, कभी है, कभी है, कभी मैक्सिमम पहुंच गया, कभी आते आते जीरो हो गया, कभी ऑपोजिट डायरेक्शन में चली गया, नेगेटिव एक्सिस में, नेगेटिव ई की तरफ। तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। उसी तरीके से ये है आपका मैग्नेटिक फील्ड, ये है बदलता हुआ मैग्नेटिक फील्ड, वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड। ये जो आपको दिख रहा है, ये आपको जो दिख रहा है, ये आपको जो दिख रहा है, ये है आपका वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड, नीचे जो दिख रहा है। अब एक बारी के लिए, और ये जो डायरेक्शन है माय डियर, ये है प्रोपेगेशन की डायरेक्शन। अब आप बोलोगे कि अचानक से क्या बोलने लग गए यार, ये अजीब सी बात है। प्रोपेगेशन मतलब संचरण की दिशा वेव की। होगा कुछ नहीं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑसिलेशंस ऐसे होंगे। देखो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, इलेक्ट्रिक जब हम वेव कह रहे हैं तो वेव मतलब पार्टिकल ऑसिलेट कर रहे हैं। तो बेसिकली हम कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो होगा वो ऊपर नीचे इस तरीके से ऑसिलेट करेगा। यानी मीन पोजीशन ये है ऊपर, मीन पोजीशन नीचे, मिड पॉइंट ऊपर, मिड पॉइंट नीचे, ऐसे 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 इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑसिलेशंस होंगे। रही बात मैग्नेटिक फील्ड, इसके ठीक परपेंडिकुलर अगर होगा तो वो ऐसे होगा कि मैग्नेटिक फील्ड अगर ये है तो ये अपनी मीन पोजीशन के इधर, मीन पोजीशन इधर, मीन पोजीशन इधर, मीन पोजीशन इधर। तो कुल मिला के ये ऐसे 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 ऑसिलेट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स, और ऐसे 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 मूव करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स। अब ये दोनों काम एक साथ होगा। अब ये मैं इतना या तेज नहीं हूं कि मैं दोनों को एक साथ कर दूं, पता नहीं क्यों नहीं हो पाता मेरे से। इसको ऊपर नीचे भेजना सर मेरे से नहीं हो पाएगा। ये ऊपर नीचे भेजना है और ये वाला ऐसे ऐसे होगा, लेकिन ये दोनों काम साइमल्टेनियसली होंगे।
तो उस कारण से क्या होगा कि ये काम साइमल्टेनियसली होते भी रहेंगे और ये सिस्टम दोनों का दोनों उठ के सामने की ओर भी आता रहेगा ऐसे करके। यार आप समझ रहे होंगे मेरी बात, ये ऐसे ऐसे भी हो रहा है, ये ऊपर नीचे भी हो रहा है और ये सिस्टम एक साथ साथ आगे को भी मूव कर रहा है। ये जो आगे को मूव कर रहा है हम कहेंगे पूरा डिस्टर्बेंस आगे मूव कर रहा है, इसी को हम कहेंगे कि ये क्या है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव। तो बेसिकली ये अभी मैं दिखाऊंगा इस एनिमेशन में, रुक जाओ। डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव, ये प्रोपेगेशन ऑफ वेव का डायरेक्शन है। ये कौन है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स हैं बेसिकली, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑसिलेशंस को दिखाने वाली चीज है। और क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है इसीलिए वो आपको दिख रहा होगा इस तरह से वेव फॉर्मेट में बना हुआ है, क्योंकि कभी इलेक्ट्रिक फील्ड कम है, कभी इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा हुआ, फिर कभी इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा हुआ, कभी इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम हो गया, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड कम होने लग गया, कम होने लग गया, कम होने लग गया। मैंने डिफरेंट पेन लेना चाहिए था, ठीक है, शायद आप समझ पा रहे होंगे। इस तरीके से ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, अपोजिट डायरेक्शन मैक्सिमम हो गया, फिर अपोजिट डायरेक्शन में फिर वो कम होना चालू हो गया, कम होना चालू, फिर उसने वही सिलसिला चालू किया, वही सिलसिला। इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर आपको दिख रहा होगा, कुछ नहीं कर रहे, टू एंड फ्रो मोशन कर रहे हैं अबाउट देयर मीन पोजीशन, ऊपर नीचे बस। और उसी के साथ साथ आपको जो दूसरे वाले दिख रहे होंगे ये वाले, ये है आपके मैग्नेटिक फील्ड के वेक्टर्स, मैग्नेटिक फील्ड के वेक्टर। ये भी इसने यहां पर आकर अपना मैक्सिमम अटेन किया, फिर ये कम 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 हुआ, फिर ये अपोजिट डायरेक्शन में जाने लग गया, फिर इसने यहां मैक्सिमम अटेन किया, फिर ये कम 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 हो रहा है, फिर यहां आया, इसने मैक्सिमम अटेन किया। ये सिलसिला यहां पर भी चलता रहेगा। इसको एक छोटा में शायद ना समझ में आया, इसलिए मैंने ये टाइप की चीज ली है ताकि आपको इसमें डायग्राम में समझ में आए। एक एक करके देखते हैं। आपको दिख रहा होगा एक एक्सिस यहां पे बनी है, एक एक्सिस ये बनी है और एक एक्सिस सीधे जा रही है। ये तीन एक्सिस जो बनी हुई हैं, ये तीनों परपेंडिकुलर एक्सिस है। वो फील करते हैं कैसे, देखो ये सबसे पहली वाली आपको जो एक्सिस दिख रही है इस पे नंबर 1 लिखा हुआ है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। अब आपको मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा, ये कुछ भी नहीं, अब मैं ऐसे क्या दिखाऊं यार, सामने दिख रहा है ना स्क्रीन में, आपको दिख रहा होगा कि ये जो ग्रीन कलर की लाइन है और ब्लू कलर की लाइन है, दे बोथ आर जस्ट परपेंडिकुलर। और ये ऊपर जो जा रही है इसको मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर नाम दे रखा है। एक बात अब देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर कैसा दिखता है। ये वाला मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर जो ये वाला एरो है, आपको एकदम क्लैरिटी के साथ दिखाई दे रहा होगा कि सर ये ब्लू लाइन है और ये ग्रीन लाइन है, परपेंडिकुलर है एकदम, बिल्कुल हमें दिख रही है। और तीसरी जो प्रोपेगेशन की डायरेक्शन है वो ये है, ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है, जहां पर आपका ये डिस्टर्बेंस ये मूवमेंट करते करते आगे को मूव कर रहा है। इस तरीके से शायद आपको ये बातें समझ में आ गई। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कुछ नहीं होता, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑसिलेशंस और मैग्नेटिक फील्ड के ऑसिलेशंस एक साथ होते हैं, मतलब एक साथ होते हैं और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक दूसरे के होते हैं। यानी कि अगर आप समझे कि एक अगर इस डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहा है ऊपर नीचे, तो दूसरा वाला ठीक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऑसिलेट करेगा ऊपर नीचे। ये जाएगा पार्टिकल ऊपर तक, फिर अपनी मीन पोजीशन के अबाउट यहाँ आएगा, वैसे ये पार्टिकल जाएगा यहाँ और ये इस तरीके से अपनी मीन पोजीशन के अबाउट इसमें आपस में करेंगे एंड दे बोथ आर बेसिकली एट 90 डिग्री एंगल। इस तरीके से ऑसिलेशन होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन इसमें कुछ बातें जो बहुत खास है वो पहले मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं, उसके बाद हम आगे की बातें करेंगे। डिस्प्लेसमेंट करंट को भी मैं बता दूंगा, यहाँ पे एक टॉपिक है। अभी पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ही हम यहाँ पे कवर कर लेते हैं, क्या क्या इसमें होता है, ठीक है, एक एक करके समझेंगे, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो मैं आपको बताता हूँ, देखिएगा मेरी बात को समझना। सर इसमें ना रैंडमली मत लिख देना कभी भी कुछ चीज। रैंडमली मतलब क्या कहना चाहता हूँ, देखो जब भी आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का क्वेश्चन न्यूमेरिकल भी बनेगा तो आपको ध्यान ये रखना है कि मान लेते हैं आपने इलेक्ट्रिक फील्ड ये मान लिया और मान लेते हैं आपने मैग्नेटिक फील्ड ये मान लिया, तो ऑब्वियसली ये प्रोपेगेशन का डायरेक्शन हो जाएगा, वेव जहां पे प्रोपेगेट करेगी ये वो डायरेक्शन हो गया, समझ लो। अब आप सोचोगे कि कहीं भी ई कहीं भी बी लिख दो, गलत हो जाएगा, कहीं भी बी मत लिखना, या तो याद करो ऐसे या तो फिर आप समझो क्या है, समझो ज्यादा बेहतर वही रहेगा। हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑसिलेशंस हैं। बेसिकली एक वेक्टर नहीं है, बहुत सारे नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ वेक्टर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑसिलेट कर रहे हैं, बेसिकली दे आर कंस्टिट्यूटिंग अ वेव। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की एक वेव बन रही है और मैग्नेटिक फील्ड की भी वेव बन रही है और दोनों वेव्स परपेंडिकुलर है, हमने देखा। अब वेव की जो इक्वेशन होती है ना वो कुछ इस तरह की होती है, ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस के ऑफ एक्स वाई जेड, कुछ भी हो सकता है, यहां पर भी मैं बताऊंगा क्या होगा। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड की वेव, ये माय डियर वेव है। अब ये देखो यार, वेव की ना इक्वेशन निकालने के लिए पूरा आधा घंटे का टाइम लगता है अगर प्रॉपर्ली समझा के करोगे, लेकिन ये वेव की इक्वेशन है। आप अगर हो सके तो याद रखो, अगर आपको नहीं आइडिया तो याद ही रख लो, फिर कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, याद रख लो, अदरवाइज आपको टॉपिक देखना पड़ेगा। मैं कहता हूं अभी के लिए फिलहाल याद रखना सही रहेगा। ए साइन ओमेगा टी, आपको वैसे ही लग रहा होगा हल्का हल्का, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, जैसा आप पढ़ते थे अपनी अल्टरनेटिंग करंट टाइप का, हाँ उसी से निकला है, उसी टाइप की चीज है, ये भी ऑसिलेशन नहीं है एक तरह का, लेकिन ये वेव है। वेव में खास बात ये होती है कि ये टाइम पर और एक्स पर दोनों पे डिपेंड करता है। मैं आपको मतलब समझा देता हूं इस बात का, ताकि आपको वेव की भले ही इक्वेशन आप याद कर लो, लेकिन आपको एटलीस्ट मतलब तो समझ में आ जाए कि सर हमने किया क्या। इसलिए मैं आपको यहाँ पे मीनिंग एटलीस्ट बता देता हूँ। देखो मीनिंग क्या है, मीनिंग ये होता है ना कि जब भी आप किसी वेव की बात कर रहे होते हो तो ये चीज किसको रिप्रेजेंट कर रही है, यहां पर जो लिखी हुई है ये चीज बता रही है कि उस पर्टिकुलर की उस जगह पर, अभी हम इलेक्ट्रिक फील्ड पे बात कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा किस जगह पर सर, एक्स डिस्टेंस पर, किस टाइम पर सर, टी टाइम पर। अब समझो बात को, यहां पर
बेसिकली ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स थे जिन्होंने अपनी पोजीशंस अलग अलग जगह पर अभी ली हुई है। क्या कहना चाहते हो सर आप? सर मैं ये कहना चाहता हूं कि ये इन सब का ऑसिलेशन का पाथ था। इसको इसके अराउंड, इसको इसके अराउंड, इसको इसके अराउंड ऑसिलेशन करना है। इन सब का पाथ पहले से फिक्स्ड है ना, यानी सब अपना एक मैक्सिमम डिस्टेंस तक ही और ऐसे ही करके मिनिमम डिस्टेंस उनका यहां तक होगा, यहां तक कि हर कोई पार्टिकल अपने को ऑसिलेशन परफॉर्म करेगा और ऐसा करते करते ही वेव बन जाएगी। उन्हें अलग से कुछ नहीं करना। सब पार्टिकल, जितने पार्टिकल दिख रहे हैं वो अपना मैक्सिमम और मिनिमम अटेन करेंगे और इसी दौरान इनकी वेव बन जाती है। बस फर्क ये होता है कि कोई पहले कोई बाद में करता है, जिसके कारण हमें ये फॉर्मेशन दिख रहा है। अब समझो इसका मतलब, इसका मतलब ये हुआ सर कि जिस भी टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन में, मान लेते हैं t इक्वल टू 1 सेकंड में हमने इसकी फोटो खींच ली खटाक करके, अब हमें क्या दिखेगा कि ये पार्टिकल जो यहां होना चाहिए था उसकी पोजीशन अभी यहां पे है। ये पार्टिकल अभी यहां पहुंच गया, ये पार्टिकल यहां पहुंच चुका है, ये पार्टिकल अपना मैक्सिमा अटेन कर चुका है। दूसरा पार्टिकल इसका मैक्सिमा अटेन करने के लिए रास्ते में पीछे से लगा हुआ है, ये वाला पीछे से लगा हुआ है, ये वाला पार्टिकल पीछे से लगा हुआ है। आप मेरी बात शायद समझ पा रहे होंगे। ये नीचे जो पार्टिकल दिख रहे हैं एक्चुअली अभी यहां नहीं है, ये पार्टिकल अपने पाथ में यहां पहुंच चुके हैं। आप समझो, ए पार्टिकल, बी पार्टिकल, सी पार्टिकल, डी पार्टिकल। डी पार्टिकल सी को फॉलो कर रहा है, सी बी को फॉलो कर रहा है, बी ए को फॉलो कर रहा है, और जो एक बार मैक्सिमम अटेन कर दिया फिर वो उसका डाउनफॉल शुरू हो जा रहा है और नीचे को आ जा रहा है। अब ए नीचे आएगा, फिर उसका नीचे वाले को फॉलो कर रहा है नीचे वाले, और ये असल में कहां जा रहा है, ये अब नेक्स्ट डायरेक्शन में, यानी ए को अभी बाकी लोग फॉलो कर रहे हैं ऊपर जाने के लिए, अब ए इनको फॉलो कर रहा है नीचे जाने के लिए। अगर आप समझ रहे होंगे बात को, यही सिलसिला चलता रहता है यहाँ पर, यही सिलसिला चलता रहता है। वेव के प्रोपेगेशन का डायरेक्शन फिलहाल ये है, वो बाद में समझने की चीज है, वो कैसे हम पता लगाते हैं क्या है। ठीक है, तो कुल मिलाकर शायद आपको समझ में आया। अब देखो, मुझे मान लिया कहना है कि भाई मुझे t इज इक्वल टू 2 सेकेंड में या t इज इक्वल टू 1 सेकेंड में मुझे पार्टिकल देखना है, पार्टिकल नंबर 3 की इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। तो बेसिकली अगर मैंने इसे भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बना दिया तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको वहां दिखाई दे रहा होगा। तो इसने इतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड है इस पार्टिकल के पास भी, इसके पास इतना ज्यादा हो गया, इसके पास इतना ज्यादा हो गया, इसके पास अभी मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड अटेन कर लिया। मैक्सिमम हर कोई बंदा मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड अटेन करेगा, लेकिन अभी के केस में ए ने अटेन कर दिया। अभी के केस में मान लेते हैं ये घटना उस समय की जब t इक्वल टू 1 सेकेंड चल रहा है, उस समय हमने एक फोटो खींची, क्योंकि ये चीजें चलती रहेंगी, हमने स्टॉप किया अभी अपनी स्टॉप वॉच से। ठीक है, अब मेरी बात को समझना। आपसे कोई कह रहा है मुझे बताओ कि x इज इक्वल टू जो 2 पर बैठा हुआ है, मान लेते हैं ये है वो x इज इक्वल टू 2 पर बैठा हुआ, t इज इक्वल टू 1 सेकंड पर उसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो आपको जो ये दिखाई दे रहा है तब आप बताओगे कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड उसका ये है। इस पर्टिकुलर केस में ए की बात की जा रही है। आप खुद समझो कि जब आपने टाइम फिक्स कर दिया, आपने टाइम सबके लिए फिक्स कर दिया, मान लिया आपने टी कांस्टेंट कर दिया, यानी आपने फोटो ले ली, अब आप इन सब पार्टिकल को कैसे बताओगे। अब आप इन, एक मिनट, अब आप इन सबको जो डिफरेंशिएट कर सकते हो वो इसी तरीके से कर सकते हो कि वो किस पोजीशन के पार्टिकल की आप बात कर रहे हो। जैसे ही आप बोलोगे मैं x इज इक्वल टू 2 की कर रहा हूं, आप बोलोगे नहीं सर मैं x इज इक्वल टू 4 की कर रहा हूं, तो इसका मतलब आप सर पॉइंट डी पे ऑब्जर्वेशन करना चाह रहे हो। आप सिर्फ ये पता करना चाह रहे हो कि पॉइंट डी अभी कहां पर है, कितना डिस्प्लेस्ड है, तो आपके अकॉर्डिंग अभी वो यहीं पर है। इसका मतलब अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड की एक्सेस है तो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर आ रहा होगा आप बता दोगे। शायद आप मेरी बात समझोगे कि वेव करती क्या है। वेव में कुछ नहीं होता, टाइम और एक्स दोनों होते हैं, क्योंकि अगर आपको पार्टिकल को दिखाना है तो दो तरीकों से दिखाना पड़ेगा, सिर्फ एक्स से भी नहीं दिखा सकते। क्यों? क्योंकि अगर आप सोचोगे कि सिर्फ एक्स इज इक्वल टू 4 पे, क्या पॉइंट डी हमेशा ही होगा, पॉइंट डी वाला रेड यहीं पे नहीं सर, टाइम के हिसाब से ऊपर नीचे कर रहा है। तो इसकी फिक्स्ड वैल्यू आप तब बता पाओगे जब आप प्रॉपर फिक्स्ड टाइम और फिक्स्ड एक्स के लिए बात कर रहे हो। फिक्स्ड टाइम कहते ही आपने टाइम को रोक दिया, अब जो जहां था वहीं रहेगा, और फिक्स्ड एक्स जब आपने कर दिया तो आप पर्टिकुलर पार्टिकल से जाके पूछ रहे हो, पार्टिकल डी से, पार्टिकल सी से, पार्टिकल बी से, कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। शायद आपको ये वेव का ही कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। ये अक्सर नहीं बताई जाती है यहाँ पर चीजें, लेकिन मैं खींच लेता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि आप यहाँ तक देख रहे हो तो आप पढ़ने के लिए ही पढ़ रहे हो यार, खींचने वाली बात नहीं है। ठीक है, क्योंकि एक छोटा सा भी लॉजिक समझ नहीं आता ना तो फिर हमें मजा नहीं आता, अगर ऐसे टेंडेंसी के आप है तो। बाकी तो वैसे कम ही होंगे ऐसे, लेकिन कोई बात नहीं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का, ऐसे ही करके मैग्नेटिक फील्ड के ऑसिलेशंस भी सेम टू सेम होंगे। अच्छा, ये ए जो होता है माय डियर, इसे कहते हैं मैक्सिमम, इसे कहते हैं मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट अबाउट मीन पोजीशन। जैसे इस केस में ये लोग मैक्सिमम कितना चले जा रहे हैं, आप ऑब्जर्व करोगे तो मैक्सिमम इतना जा पा रहे हैं ऊपर और इतना ही जा पा रहे हैं नीचे। तो इस केस में क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है इसीलिए मैं इस पॉइंट को ई नॉट कहूंगा, तो ये ऑटोमेटिकली माइनस ई नॉट बन जाएगा। जैसे आप करंट के केस में आई नॉट और वी नॉट कहते थे, याद है आपको अल्टरनेटिंग के केस में। तो जनरली एम्पलीट्यूड होता है इसलिए ए से लिखते हैं, लेकिन अभी के केस में हम उसे ए से ना लिखकर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का है इसलिए वी विल रिप्रेजेंट इट फ्रॉम बाय ई नॉट। हेलो। और सिमिलरली बी की बात आई तो बी का मैक्सिमम, एंड अगेन साइन कॉस कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, ओमेगा टी प्लस के एक्स, इस तरीके का रिलेशन है। अब इसमें समझने वाली बात है कि पीछे का ये, इसे कहते हैं फेज, ये पूरा का पूरा, दोनों के दोनों सेम फेज में, एग्जैक्टली सेम। फेज का मतलब क्या होता है कि जैसे ना, फेज का मतलब ये होता है, देखो जैसे मान लेते हैं एक वेव ये जा रही है और दूसरी वेव ये जा रही है, मेरी बात को समझना।
इसे कहते हैं दे बोथ आर इन द सेम फेज। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। सेम फेज का मतलब जब पहली वाली वेव ने अपना इस टाइम t1 पर, ऐसी फॉर एग्जांपल कह रहा हूं, अपना मैक्सिमा अटेन किया, टाइम उसी टाइम पर उसने भी अपना मैक्सिमा अटेन किया। मैक्सिमा की वैल्यू भले ही अलग अलग है, जैसे इसकी E0 है B0 है, वो चलेगा, लेकिन ये दोनों के दोनों जो काम कर रहे हैं वो दोनों के दोनों एक साथ कर रहे हैं। वो बात अलग है कि एक कुछ ज्यादा ऊंचाई तक जा रहा है, एक कुछ कम ऊंचाई तक जा रहा है, लेकिन दोनों का जो बेसिकली फेज कहते हैं इसी को, वो सेम है। ये दोनों इन फेज है। अच्छा, उल्टा भी होता है सर कभी? हाँ होता है। ये वाला इन फेज है। किसमें? इन फेज, यानी फेज में है ये लोग। आउट फेज क्या होता होगा सर? आउट फेज ये होता है जैसे कि एक वेव ऐसे जा रही है, दूसरी वेव बोल ली भाई तू जाते रहे, जैसे जा रही मैं ऐसे जा रही हूं। ये बिल्कुल ही एक इसका जस्ट ऑपोजिट क्राइटेरिया, पहला और ये दूसरा। हो सकता है इनके एम्पलीट्यूड्स में फर्क हो, ये कुछ हो E0 टाइप का हो फॉर एग्जांपल, ये B0 टाइप का मैक्सिमम ऐसा हो, लेकिन इसमें मेन बात ये होती है कि जब एक अपना मैक्सिमा अटेन कर रहा है, दूसरा अपना मैक्सिमा ऑपोजिट डायरेक्शन में अटेन कर रहा है, इसे कहते हैं आउट ऑफ द फेस। आउट ऑफ द फेस। तो बेसिकली इस समय फर्क कितना होता है कि इसके इसमें और इसमें 180 डिग्री का फर्क होता है। यानी अगर आपने इसको ये लिखा है तो इसको आप 180 डिग्री ऐड कर दो इसमें, ताकि आप जब इसका और इससे घटाओगे आपस में तो 180 डिग्री आपका बचेगा, यानी आप बता पाओगे कि इनके फेज में डिफरेंस 180 का है। ठीक है, लेकिन मैंने क्या बोला, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के साथ ये शर्त नहीं होती, वो बिल्कुल एकदम जीरो फेज पे, यानी दूसरे शब्दों में कहें जीरो फेज डिफरेंस पे, यानी कि दूसरे शब्दों में कहें इन फेज पर चलती है। इसीलिए आपको दिख रहा होगा उसके अंदर का मटेरियल सारा का सारा सेम टू सेम है। ये बात आपको समझनी है यहाँ से न्यूमेरिकल करने के लिए, इसलिए समझा रहा हूँ इतनी डिटेल में, वरना जरूरत नहीं होती, वरना ऊपर से बोल के निकल लेते। अब सुनो आगे की बात है। तो इन दोनों वेव्स को जो अलग बनाने वाली चीज है फिलहाल वो उनके एम्पलीट्यूड से। इन दोनों वेव को अगर आप गौर से देखो, दोनों वेव सेम टू सेम है। अगर दोनों के एम्पलीट्यूड भी सेम हो जाए तो दोनों वेव एक दूसरे पे कोलैप्स कर जाएंगे, और उसी के कारण दोनों अलग अलग है। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में चल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ठीक उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहा है। शायद समझ आ रहा होगा। अच्छा सर और भी कुछ बता दो, थोड़ा सा बताता हूँ। ये जो एक्स है ना, ये एक्स बहुत महत्वपूर्ण है। ये एक्स जो बता रहा है, ये बता रहा है कि ए एक्स का मतलब है कि प्रोपेगेशन जो वेव का है, प्रोपेगेशन ऑफ वेव इज इन एक्स डायरेक्शन, क्योंकि तीन पॉसिबल डायरेक्शन है, वाई भी है जेड भी है, लेकिन ये बोल रहा है कि भाई आपकी वेव ना एक्स डायरेक्शन में जा रही है। अब ये तय हो गया कि अगर वेव का प्रोपेगेशन एक्स डायरेक्शन में, तो सर तय हो गया कि ई और बी वाई और जेड में होंगे, क्योंकि ई और बी दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, और दो ही एक्सेस बची हैं वाई और जेड। अब सवाल ये होता है कि वाई में होगा जेड में होगा। फॉर एग्जांपल मैंने कह दिया वाई में है, जेड में। तो इस तरीके से इनका एक जनरल फॉर्मेशन। अब मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे मैंने उसे वाई का कैसे जेड का, शायद आपको समझ में आ रहा होगा। यानी कि अब अच्छा देखो, अब समझाता हूँ ना, यानी कि वाली बात अब होगी ना यार, अभी तक नहीं हो सकती। अब समझेंगे प्लीज, मेरी बात को समझेंगे। समझ तो नहीं आ रहा है? हमेशा जो प्रोपेगेशन का डायरेक्शन होता है वो लेना सिखा रहा हूं कैसे होता है। प्रोपेगेशन का जो डायरेक्शन होता है, यानी कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन कैन बी कैलकुलेटेड बाय ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। बस ये आपको एक बहुत अच्छा रूल बताना था, बता दिया। क्रॉस प्रोडक्ट लेना, ऐसा नहीं कि आप जानते नहीं, 36 बार बता चुका हूँ फिजिक्स पढ़ाते पढ़ाते। वैसे मैं बोलता हूँ इसको अलग से पढ़ लिया करो, लेकिन हर बार बता देता हूँ, दोबारा बता देता हूँ। मान लेते हैं कि ये आपके पास एक टेबल है, टेबल की तीन टांगे हैं, तीन बनानी है, चलो ठीक है। अच्छा, इस डायरेक्शन में मान लेते हैं आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, फॉर एग्जांपल थोड़ी देर के लिए मान लो कोई वेक्टर ए वेक्टर टाइप का, उसको मैंने ई वेक्टर नाम दे रखा है। इस डायरेक्शन में बी वेक्टर नाम की कोई चीज है, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक। जब भी आप क्रॉस लेते हो, आपको राइट हैंड को हजार बार बता चुका हूं, ये बात पता भी है, राइट हैंड को हमें पहले वाले वेक्टर में रखना पड़ता है जिसका आपने पहले लिखा हुआ। राइट हैंड रखा, कर्ल कर दो बी की तरफ, थंब कहां जा रहा है? ऊपर। थंब जा रहा है ऊपर, यानी कि सर ये जो बोला परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द टेबल, यानी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द टेबल, यानी कि ये जो डायरेक्शन है दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ये आपको लेना सिखाया कैसे निकालते हैं ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, समझते हो? अब अपना एग्जांपल ले लेते हैं जो हम असलियत में पढ़ रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को। देखो मैंने सिर्फ लिखा हुआ कि भाई ये एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है, जेड एक्सेस, सिर्फ लिखा हुआ। अब आप पर डिपेंड करता है आप इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को कहां ले रहे हो, जहां भी लोगे परपेंडिकुलर होंगे आपस में। जैसे फॉर एग्जांपल एक बारी के लिए सर इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, मान लेते हैं एक बारी के लिए, बदल के भी दिखा दूंगा अभी, मान लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड है। अब आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ ये देखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का क्रॉस किस डायरेक्शन में आ रहा है, और उसका भी एक आसान तरीका है। वाई एक्सेस के अलॉन्ग हमें हमेशा पता है कि जो यूनिट वेक्टर होता है जे कैप होता है, और जेड एक्सेस के अलॉन्ग हमेशा यूनिट वेक्टर के कैप होता है। और क्या पता है आपको? और सर हमें ये पता है कि आई क्रॉस जे करने पर आंसर हमेशा के कैप आता है, जे क्रॉस के करने पर आंसर हमेशा, चिंता मत करो मैं बताऊंगा क्यों आता है, अभी एकदम से घबराना मत, ठीक है। उसके बाद के क्रॉस आई करने पर आंसर जे आता है। अब ये कैसे बोला सर आपने?
देखो ये समझो बात को, ये वैसे फिजिक्स में बहुत बार पढ़ी रहती है लेकिन फिर भी बता दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। देखो सर अगर आप ना यहाँ पे लिख दो आई, एक बार के लिए यहाँ पे लिख दो जे और यहाँ पे लिख दो के, और आई से अपनी चक्की को चलाना चालू करो, आई से चली जे के तरफ और जे से चली के की तरफ और फिर के से चली आई की तरफ, बस हो गया आई जे के, ऐसे ही तो आता है अल्फाबेटिकली। तो आई के बाद जे के बाद के होता है सर, सही है। यानी जब आप आई के बाद जे और जे के बाद जो भी आता है वो ये आंसर है, के आता है सर। ऐसे करके सोचो सर, देखो जे के बाद क्या, जे और के का पूछ रहा कोई, तो सर जे के बाद के आता है, तो के बाद जो भी आता है वो आंसर है सर आई। ऐसे करके कोई बोल रहा कि सर हमारे पास एक लास्ट है वो भी बता दो, मैंने कहा क्या है, बोले के क्रॉस आई, यानी के से आई की तरफ चलो, तो क्या आएगा, के से आई की तरफ चल गया, अगला नंबर जे का है तो जे ही आ गया, आंसर हो गया। समझ में आ गई बात? वेरी गुड, समझ में आ गया। लेकिन सर इसमें एक गलती हो जाती है कभी कभी, आपसे कोई उल्टा पूछ ले जे क्रॉस आई क्या होगा, तो अब देखो मेरी बात को प्लीज ध्यान से समझने की हो रही है, मेरी बात को ध्यान से समझने की हो रही है। जे क्रॉस आई, सर जे क्रॉस आई में ऐसे आना पड़ेगा जो कि हमारी चक्की के अपोजिट है, क्योंकि हमारी चक्की आई से जे चल रही थी लेकिन हम जे से उल्टा आ रहे, तो जे से आई जाके अगला नंबर तो के का है नो डाउट, लेकिन हम उल्टा चक्की चले इसलिए नेगेटिव। आप समझ गए फंडा, समझ गए? ऐसे ही करके कल को कोई बोलते के क्रॉस जे कितना होगा, सर आप खुद देखो के क्रॉस जे, यानी के ये है जे है, मैं चल तो रहा हूं लेकिन चक्की के उल्टा चल रहा हूं, के जे और जे के बाद आई तो आएगा नो डाउट, लेकिन उल्टा चक्की चला इसके कारण नेगेटिव आएगा। फाइनली कोई कहेगा आपसे सर आई क्रॉस के क्या होगा, तो आप कुछ मत बोलना, आप कहना सर आई क्रॉस के मतलब आई ये है के ये है, मैं ऐसे चल रहा हूं, ध्यान से देखो आप ना कंफ्यूज ना हो जाओ कहीं, इसलिए बाकी सारे हटा देता हूं। ये देखो, ये लो सारे हटा दिए, आई क्रॉस के समझ में आ रहा है। अब आप देखो चक्की के ऑपोजिट चल रहे हो, क्योंकि चक्की के से आई की तरफ आती है, लेकिन अब आई से के तो आएगा तो जे सर नो डाउट, लेकिन ऑपोजिट नेगेटिव के साथ। शायद आप समझ पा रहे होंगे। वैसे तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए, लेकिन इसके बीच में एक रिश्ता भी है, वो क्या कि जो आई क्रॉस जे होता है, जे क्रॉस आई करने पे आंसर उसका जस्ट नेगेटिव हो जाएगा, जे क्रॉस के जो होता है के क्रॉस जे जस्ट उसका नेगेटिव हो जाएगा, तभी आप देखोगे सिर्फ नेगेटिव का फर्क पड़ रहा है। इसलिए अगर आपको आई जे के ये समझ में आ रहा है डायरेक्ट अल्फाबेट से, तो जे क्रॉस आई करने में अपोजिट कर देना, इसका बहुत रोल है इस क्वेश्चन में, कि क्वेश्चन अगर आप करोगे तो बहुत रोल होगा, इसलिए बताइए बात। अब सुनो, कुछ नहीं करना सर, हमें पता है कि ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हमें प्रोपेगेशन का डायरेक्शन देगा, तो ई वेक्टर के अलोंग हमारा जे कैप, इसके अलोंग हमारा के कैप है, तो जे क्रॉस के कितना होगा सर, आराम से देखो, जे के बाद आई प्लस का आई, प्लस का आई मतलब सर एक्स एक्सिस, इसका मतलब सर प्रोपेगेशन का डायरेक्शन ये है, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, एकदम से मैं बता दी। इसीलिए आप देख रहे हो कि जो मैंने डायग्राम बना रखा है, इसमें जो भी डायग्राम बना रखा है वो रफ नहीं है, इसमें अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो प्रोपेगेशन उसी डायरेक्शन में होगा। लेकिन बच्चे क्या सोचते हैं, वो सोचते हैं कि ई यहाँ लिख दो, बी यहाँ लिख दो, वेव को यहाँ मूव कर दो, हमेशा नहीं है, गलत हो जाएगा अगर आप ऐसा करोगे तो। देखो मेरी बात सुनो, अब आप खुद ही मुझे बताओ, ये बी वेक्टर की जगह ये ई वेक्टर हो गया और ये वाला बी वेक्टर हो गया, अब मुझे बताओ प्रोपेगेशन का डायरेक्शन क्या आप सही लिखोगे अगर वो लिखोगे तो? नहीं सर, क्योंकि अभी सर हमें क्या करना है, हमें तो हमेशा एक ही काम करना है, ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, और इस बार ई जो है वो जेड के अलॉन्ग है, यानी कि के कैप, क्योंकि अगर मैं इसे जेड एक्सेस कह रहा हूं और वैसे एक्स एक्सेस वैसे वाई एक्सेस कह रहा हूं, तो आप मेरी बात समझ पा रहे हैं क्या? ओ माय गॉड, आई एम रियली सॉरी, मैं इसे जब भी पढ़ाता हूँ हमेशा वाई कहता हूँ, ठीक है, इसलिए मैं बदलूंगा नहीं अपनी बात से, इसलिए इसे वाई कहूँगा, इसे एक्स ही कहूँगा, इसे जेड कहूँगा, सॉरी आई एम सॉरी जेड। अब देखो ई के अलॉन्ग कौन है सर, जे कैप, क्यों? क्योंकि वाई के अलॉन्ग जे कैप होता है, वाई के अलॉन्ग कौन होता है, जे कैप, और जेड के अलॉन्ग कौन होता है सर, के कैप। जे क्रॉस के कितना हो जाएगा सर, आई कैप। इस डायरेक्शन में, यार फॉर्चुनेटली उधर ही गया, मैं बताता हूँ क्या, मैं बताता हूँ क्या हो गया। असल में जो मैंने पीछे डायग्राम दिया ना, इसमें मैंने इसे जेड एक्सिस कह दिया था, ठीक है, आप समझ पा रहे हो मेरी बात, आप मेरी बात समझ पा रहे हो, ठीक है। अगर मैंने इसे जेड एक्सिस कहा था ना, मुझे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, अगर जेड एक्सिस कहा था तब जाकर ये हुआ, अभी मैंने एक्सिस बदल दी अपनी यारो, ठीक है, मैं जनरली यही लेता हूँ एक्सिस। आप बोल रहे सर पढ़ाया लिखा तो कुछ नहीं, आपने कन्फ्यूज़ अलग कर दिया, ऐसा ही है क्या यार, कन्फ्यूज़ कर दिया क्या मैंने आप लोगों को? पक्का समझ पा रहे हो आप? ठीक है, कल को कोई आपसे बोले, अब मेरी बात बताओ, देखो मैं क्या दे रहा हूँ क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर है, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर है, बस खुद ही बताओ प्रोपेगेशन का डायरेक्शन क्या होगा। अब देखो क्या करना है सर, हमें पता है प्रोपेगेशन का डायरेक्शन देखने के लिए ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करते हैं। ई इस बार अगर मैं नाम देता हूँ, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, नाम दे रखे मैंने, दिए जाएंगे आपको, ठीक है। तो ई वेक्टर के अलॉन्ग आई कैप, बी वेक्टर वाई के अलॉन्ग है इसलिए जे कैप, और इसका आंसर क्या था, के कैप। तो इस बार पक्का प्रोपेगेशन का डायरेक्शन जेड एक्सिस के अलॉन्ग है, प्लस जेड एक्सिस के अलॉन्ग है। लेकिन अगर उसी केस में कोई ऐसे बोल देता कि ये हो गया ई वेक्टर और ये हो गया बी वेक्टर, अब बताओ प्रोपेगेशन का डायरेक्शन क्या है? आप बोलोगे सर ई वेक्टर, यानी कि ये आप बोल रहे हो वाई है, या आप बोल रहे हो जेड है, या आप बोल रहे हो एक्स है, तो आप बोलोगे ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करोगे आप फिर से दोबारा से। देखो जरा ध्यान से,
तो आप बोलोगे इस बार ई वेक्टर हो जाएगा सर जे कैप और बी वेक्टर हो जाएगा सर आई कैप, और आई क्रॉस जे के होता है तो जे क्रॉस आई माइनस के होगा। इसका मतलब सर प्रोपेगेशन का डायरेक्शन नेगेटिव डायरेक्शन में हो गया। शायद आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे, यानी इस बार आपकी जो वेव होगी अल्टीमेटली वो इस तरफ मूव करेगी, नीचे की तरफ। ये प्रोपेगेशन का डायरेक्शन है, ठीक है। उस समय प्रोपेगेशन का डायरेक्शन वही था, तो आप समझ रहे होंगे एक्स, ठीक है आप समझ गए, मैं ज़्यादा नहीं। अब प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पे आ जाते हैं। सर प्रॉपर्टीज क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की? पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को बना तो दें, ये है हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इस तरीके की जिसकी हम बात कर रहे थे, आपको दिख रहा होगा। अब जैसे इसी केस में आप क्या सेटिस्फाई कर सकते हो कि प्रोपेगेशन का डायरेक्शन सही है? देखो सर, अच्छा पहले बता दो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे है। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का, अब आपको समझ में आ रहा होगा ई नॉट क्या है, बी नॉट क्या है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की एक्सेस ये वाली है और मैग्नेटिक फील्ड की एक्सेस ये वाली है। तो ई क्रॉस बी जब अगर आप करोगे, और इन्होंने नाम क्या देखा, देखो ई मतलब वाई, वाई मतलब जे, और बी मतलब जेड, जेड मतलब के, तो जे क्रॉस के कितना होता है सर? आई होता है। इसीलिए आपको दिख रहा होगा आई एक्सिस के अलोंग आपका वेव है। वेरिएशन इन बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड अकर साइमल्टेनियसली, ये चीज मैं जो आपको बता चुका हूँ वही लिखी है कि वेरिएशन इसमें, क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है सर ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस के एक्स होगा, और बी इज इक्वल टू, अच्छा हाँ एक बात तो मैंने आपको बोली नहीं, बी नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस के। अब आपको समझ में आ रहा है? इस भूल में मत रहना कि हमेशा के एक्स ही लिखना है। अभी के टाइम पे प्रोपेगेशन एक्स के अलोंग है, इसीलिए यहाँ एक्स लिखा हुआ है, और इलेक्ट्रिक फील्ड अभी वाई के अलोंग है इसलिए हम वाई लिखो, और मैग्नेटिक फील्ड जेड के अलोंग है इसलिए जेड लिखो। ये तरीका लिखने का, जैसे आपकी प्रैक्टिस हो जाए, इसलिए जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस ओनली मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। इस वाले केस में अगर आपको कोई कहे क्या आप इस वेव का नाम लिख सकते हो, इस वाले में, इस वाले केस की मैं बात कर रहा हूँ, इस वाले की, तो मैं इसके लिए यहाँ पे इरेज करके जगह बना देता हूँ। मेरी बात समझना प्लीज, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ प्लीज समझना, समझ रहे हो? इस वाले पे अगर मैं फोकस करूँ, मेरी वेव का प्रोपगेशन है माय डियर नेगेटिव जेड डायरेक्शन में। कौन से डायरेक्शन? नेगेटिव जेड। तो मैं क्या बोलूंगा सबसे पहले, देखो मैं बोलूंगा ई इज इक्वल टू होता है ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। अब सोचना चालू कर दूंगा, प्रोपेगेशन हो रहा है नेगेटिव जेड डायरेक्शन में, तो मैं लिखता था प्लस के एक्स, लेकिन इस बार लिखूंगा के जेड, लेकिन वो जेड नेगेटिव डायरेक्शन, शायद आप समझ पा रहे होंगे, जेड नेगेटिव डायरेक्शन में इसलिए माइनस के जेड। ऐसे ही करके मैं लिखूंगा बी बराबर बी नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के जेड। इसमें सोचने वाली बात ही नहीं है क्योंकि वेव वहीं को जा रही है, दोनों के फेस सेम होंगे। अब सवाल यह कि ई और बी में क्या क्या होगा। सर ई दिख रहा है वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, हमने पहले ही देख लिया, और ये बी कौन सा है? जेड एक्सिस के, और बी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, हाँ तो ये हो गया एक्स एक्सिस के अलॉन्ग। शायद आपको समझ में आ रहा होगा, आपको समझ में आ रहा होगा कि इस बार ये वाई है, ये एक्स और वो जेड है। क्लियरिटी होनी चाहिए यार, अगर ये क्लैरिटी नहीं है माय डियर प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। हाँ फिलहाल आपको जो बातें बताई वो The direction of electric and magnetic field are mutually perpendicular, पहले ही बता चुका हूं, to each other and as well as the direction of propagation of wave, यानी हम समझ गए एक x में एक y में, तो तीसरा z में ही होगा, ठीक है। The electric, अब देखो एक इंपॉर्टेंट बात, ये बोले the electric field vector E and magnetic field vector B are related by, ये जो E नॉट और B नॉट है, इस पे आप ये मत सोचना कि इनके बीच में रिश्ता नहीं है, बहुत बढ़िया रिश्ता है कि आप E नॉट अपॉन B नॉट करोगे तो आपको C मिलेगा, C यानी स्पीड ऑफ लाइट मिलेगी, स्पीड ऑफ बी के बाद क्या आता है? सी ना। तो ऐसे याद रख सकते हो कि, क्योंकि बच्चे ना कभी बी नॉट बाई ई नॉट लिख देते हैं, ऐसे याद रख सकते हो कि बी सी एक साथ रहेंगे, बी के बाद सी आता है। तो ये तरीका बोलने के वैसे वही बोला जाएगा, लेकिन नीचे याद करवाने के लिए बोला। तो ई नॉट और बी नॉट का रेशियो हमेशा सी यानी कि स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होता है। तो आपको ये बात समझ में आ पा रही होगी, समझ आ रही? ठीक है, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? वेरी ई नॉट और बी नॉट मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं एम्पलीट्यूड से। अच्छा नेक्स्ट पॉइंट, द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन द फ्री स्पेस, ये इंपॉर्टेंट बात है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो स्पीड होती है वो होती है 1 अपॉन, देखो मैं इसके लिए ना एक रफ पेज सा ले लेता हूँ, देखना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो स्पीड होती है जब वो कैलकुलेट की जाती है, उसका तरीका क्या है कि 1 अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। म्यू नॉट मैग्नेटिक परमेबिलिटी होती है फ्री स्पेस में, और एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक परमेबिलिटी होती है, ये हमने देखा हुआ है, परमिटिविटी होती है, ये हमने देखा हुआ है। इसकी वैल्यू आपकी 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 होती है, और इसकी वैल्यू समथिंग लाइक 8.8 इंटू 10⁻⁻11 समथिंग लाइक दैट, इस तरह की होती है। इनको जब आप सॉल्व करते हो अल्टीमेटली यू आर गेटिंग 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकंड, जो कि लाइट की स्पीड होती है। मेरी बात समझते रहो आप जो मैं कह रहा हूँ, ये रिलेशन कई बार डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए एक तो ही बता दी। लेकिन जब आप कभी आपकी लाइट किसी मीडियम से गुजरती है, पानी से गुजर गई या फिर कांच से होकर गुजर गई, तो लाइट की स्पीड कम होती है। लाइट की उस समय जो स्पीड होती है वो फॉर्मूला बेसिकली कन्वर्ट हो जाता है। अगर आप जनरल बोलो तो v बराबर, जनरल फॉर्मूला भी हो गया म्यू ऑफ दैट मीडियम एप्सिलॉन ऑफ दैट मीडियम, ये हो गया। और ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि कभी भी आप जब मीडियम के एप्सिलॉन नॉट और उसकी फ्री स्पेस के एप्सिलॉन नॉट का रेशियो लेते हो तो आपको रिलेटिव एप्सिलॉन मिलता है, यानी कि रिलेटिव परमिटिविटी मिलती है।
और इसी को आप लोग डाया इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हो, अगर आपको याद होगा जब मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ाया था। कुल मिलाकर अगर कहने वाली बात है, मतलब वैसे तो आंसर यहीं पे हो गया, लेकिन अगर आप कहना चाहते हो ऐसे ही म्यू के लिए भी है, ठीक है। मैं आपको रिलेट करवा रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा हेल्प मिले। पता नहीं आपको हेल्प मिल रही है या आप परेशान हो गए मेरे से, ठीक है। वैसे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि यार मैं चीज़ों को खोलूँ और जहाँ चीज़ें खुलती है वहाँ परेशानी नहीं होनी चाहिए शायद। तो म्यू ऑफ मीडियम को हम डायरेक्टली लिख सकते हैं यहाँ से। एक बारी के लिए मैं बोलना चाहूँ तो म्यू नॉट और म्यू आर, और सिमिलरली उसको हम बोल सकते हैं एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर रिलेटिव, ठीक। इफ यू वांट, मतलब जबरदस्ती नहीं बोल रहा मैं, अगर आप चाहो तो म्यू आर और एप्सिलॉन आर को बाहर ले सकते हो ऐसे करके, और अंदर जो चीज़ बचेगी वो फिर से वही है म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। तो कुल मिला के ये वाली चीज़ तो सी बन गई, 1/दिस होल थिंग विल बिकम अ सी। तो सी के बाद डिवाइड में आप लिख सकते हो म्यू आर एप्सिलॉन आर। तो अकॉर्डिंगली अगर आपको वैल्यू वगैरह दी, मैंने जानबूझ के इसलिए बताई ये चीज़ क्योंकि कई बार हो सकता है आपको दे दिया गया कि रिलेटिव परमिटिविटी और आपको इलेक्ट्रिक परमिटिविटी आपको दे दी गई हो, और आपको सिंपली पूछा हो बताओ यहाँ पे स्पीड की लाइट की वो कितनी होगी स्पीड, है ना। तो आप ढूंढते रह जाओगे, पता चल रहा मीडियम की और आपको दे रखी है रिलेटिव वाली, तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना होगा क्योंकि सी की वैल्यू में पता है। तो सी कितनी टाइम्स हो जाती है, शायद आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं। ये एक समझाने के पर्पज से मैंने आपको बताना था, बता दिया। तो अब आपको देखो द वेलोसिटी ऑफ, ये मैंने बता दिया, ये पॉइंट भी बता दिया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का मतलब कुछ नहीं होता, समझाने वाली बात है तो अगर बता देता हूँ। जैसे कोई वेव होती है, ये एक वेव है मान लेते हैं फॉर एग्जांपल, और एक ये दूसरी वेव है फॉर एग्जांपल, ये दूसरी वेव है, इस तरह की जाती है। अब इसमें क्या होता है ना कि किसी भी पॉइंट पर वेव का मतलब होता है कि किसी मीडियम को डिस्टर्ब कर रही है वो। तो ये वाली जो पहली वाली वेव है वो चाहती है कि ये वाला पॉइंट यहां तक पहुंच जाए, ये वाली चाहती है कि ये वाला पॉइंट यहां तक पहुंच जाए, यानी कि ये चाहती है कि y1 डिस्टेंस तक पहुंच जाए, ये चाहती है कि y2 डिस्टेंस तक पहुंच जाए। तो आपकी जो पूरी की पूरी वेव होगी वो दोनों को खुश रखती है और y1 प्लस y2 डिस्टेंस तक चली जाती है। इसी को कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक है। अभी एक डाउट आ सकता है आपके मन में, वो ये कि कभी कभी ऐसा भी होता है, देखो कभी कभी ऐसा भी होता है जो मैं कर रहा हूँ, ये वेव चाहती है ऊपर जाए, लेकिन ये वेव बोली नहीं मैं तो नीचे ले जाऊंगा, कर लो कुछ भी जो करना है आपको। हमने कहा भाई इस समय क्या होगा, वो कह रहे कि इस समय ये चाहती, ये वाले पार्टिकल को ये वाली वेव चाहती है मैं y1 डिस्टेंस पर उठा दूं, ये वाली चाहती है मैं y2 डिस्टेंस पे बैठा दूं, मान लेते हैं, है ना। तो इस बारी में नेट जो ये जाएगी, नेट होगा इसका y1 माइनस y2, क्योंकि हम जनरल नॉलेज से समझ पा रहे हैं कि y1 बड़ा दिख रहा है और y2 छोटा दिख रहा है, तो बेसिकली नेट रिजल्टेंट आ गया। मैं ज़्यादा वेक्टर की फॉर्म में बात नहीं कर रहा, यही होता है प्रिंसिपल सुपरपोजिशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इसको फुलफिल करती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैरी एनर्जी एज दे प्रोपेगेट थ्रू स्पेस, दिस एनर्जी इज डिवाइडेड इक्वली बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो इसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रिक जो एनर्जी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, सर सवाल ये उठता है कि वो कितनी होती है। अब देख लो फिर इसका जवाब। जब आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एनर्जी की बात करते हो, एनर्जी क्योंकि वो वेव है और एनर्जी को लेके जाती है, वेव असल में कुछ और नहीं है, डिस्टर्बेंस ऑफ एनर्जी है, तो उसके बाद टोटल एनर्जी कितनी है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जो निकलता है, जिसे हम एनर्जी डेंसिटी कह सकते हैं, वो दो चीजों के कारण निकल रही है, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण और एक मैग्नेटिक फील्ड के कारण। इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो निकलती है वो ये है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ये शायद आपको फॉर्मूला याद होगा जब कैपेसिटर की प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी का डेंसिटी का फॉर्मूला डिराइव करवाया था। और इसी तरीके से सेम टू सेम होता है मैग्नेटिक फील्ड के लिए, यानी हाफ, बस एप्सिलॉन नॉट नीचे चले जाता है, म्यू नॉट की टर्म्स में आ जाएगा ऐसे याद रखने के लिए, और ई स्क्वायर का बी स्क्वायर हो जाता है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो एनर्जी डेंसिटी है वो है, ये मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो एनर्जी डेंसिटी है वो है, और ये टोटल एनर्जी डेंसिटी, यानी कि हमारे पास जो एनर्जी डेंसिटी आई है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, ये ना क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, जनरल नॉलेज के लिए भी याद रख सकते हो। एनर्जी डेंसिटी, यानी एनर्जी डेंसिटी का मतलब होता है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी को अगर आप यू से लिखते हो तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये मतलब है इसका। ये हो गई हाफ, इफ यू वांट टू से एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय म्यू नॉट। कभी कभी एक सवाल मन में किसी के आता है, एक सवाल मेरे दिल में मचलता है कभी कभी, तुझे याद करूं या तुझे मैं भूल जाऊं, जब भी सोचता हूं अब सोचता हूं पूछता हूं तो क्यों ना एक सवाल करूं, चल चल तू अपनी मैं तुझे पहचान लूंगा, अपनी महफिलों में सिर्फ तेरा ही नाम लूंगा, तुझे पसंद है धीमा लहजा और ये बस खामोशियाँ, मैं तेरे खातिर अपनी खुद की सांसें थाम लूंगा। समझो इधर जो आप वेव पढ़ रहे हो ना, आप खुद देख रहे होगे उसमें, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑसिलेशन से मान लेते हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन है, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड ही बना रहा हूँ, तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, ई की वैल्यू हर समय बदल रही नहीं बदल रही, कि कभी आप बोल रहे सेम है, नहीं है, बदल रही है। तो बदल रही है तो सवाल ये आता है कि फिर आप किसको लिखोगे, तो सर हम ना उसकी RMS वैल्यू लिखते हैं, जैसे आप उसमें लिखते थे करंट, उसमें अल्टरनेटिंग करंट में कैसे निकालते हैं, उसका सिंपल सा मतलब होता है सर, आपको ना जब भी वेव दी होती है उसका ई नॉट तो गिवन ही होगा क्योंकि इक्वेशन वगैरह दी होगी, और RMS जब भी आपको निकालना होगा, जैसे वहाँ निकालते थे अल्टरनेटिंग करंट में, नहीं पढ़ा तो देख लेना वन शॉट उसका, क्योंकि अच्छा लेक्चर है,
बस उसकी पीक वैल्यू का √2 टाइम्स कर देना होता है डिवाइड, वो आपका। सिमिलरली आपका बी जो यहाँ पर दिया हुआ उसका मतलब भी यही है, यानी BRMS है वो, और वो कैसे निकलेगा, B0 डिवाइडेड बाई √2। बस यही फंडा चलता है और कुछ नहीं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। मैंने आपको बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बता दी है जो आपके क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम कर सकती थी। ठीक है, ये क्या है भाई, ये सर हमने कुछ और ही निकाल दिया आपने। ठीक है, आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैन ट्रांसफर एनर्जी एज वेल मोमेंटम टू ऑब्जेक्ट प्लेस टू इट। ठीक है, फॉर डिस्कशन द ऑप्टिकल इफेक्ट, जो लाइट इफेक्ट आता है, क्योंकि जो लाइट आती है ना हमारे पास, देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की प्रॉपर्टी है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैन ट्रेवल थ्रू अ वैक्यूम, वैक्यूम में भी चल सकती है। ये इसकी खास बात है, क्योंकि आज तक जो हम इससे पहले वेव जानते थे, हम बोलते थे कि मटेरियल मीडियम का होना जरूरी है, रस्सी जर्क करोगे तभी वो रस्सी के पार्टिकल वो करेंगे, पानी में वेव तभी आएगी जब पानी होगा। तो ऐसे ही टाइप से हम कहते थे कि भाई रेयरिफेक्शन कंप्रेशन आते हैं जो साउंड वेव में, वो तभी आएंगे जब मीडियम होगा। लेकिन हमें ये पता चला कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बिना मीडियम के भी ट्रेवल करती है, उसको सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, और वो कोई मीडियम जैसी चीज़ नहीं है। एग्जाम्पल इसका यह है कि सनलाइट अगर सन से हम तक पहुंचती है लगभग 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी को तय करके, तो बीच में बहुत सारी जगह जहाँ वैक्यूम है, वो तो हमारा एटमॉस्फेयर के कुछ ही किलोमीटर के इलाके में एटमॉस्फेयर है, उसके अलावा तो वैक्यूम ही वैक्यूम है, लेकिन फिर भी वो यहाँ तक पहुंच रही है। इसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल कर सकती है थ्रू अ वैक्यूम। एक बात तो ये समझ में आ गई है। ठीक है, अब जैसे लाइट है, जैसे लाइट हमें दिखती है जो नॉर्मली, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एग्जांपल है जो सनलाइट है। तो उसमें जो लाइटिंग इफेक्ट है, जो दिखने वाली चीज है ऐसे वाला, वो आता है, उसका जो मेन रीजन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑसिलेशन से। तो इसीलिए इसे कभी कभी लाइट वेक्टर्स भी कहते हैं, है ना, लाइट वेक्टर। यस, तो वो आप इतना से याद रखो जनरल नॉलेज के लिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करते हैं लाइट इफेक्ट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डू नॉट, ये मैंने बता दिया आपको। ठीक है, बाकी चीज़ें ना मैं आपको दे दूंगा। अब एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, उसे हम देख लेते हैं, इसका नाम है हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट, वो हम देख लेते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के लिए। मैं आपको प्रोसीजर बता देता हूँ, सारी चीज़ें रिटर्न में, 2 मिनट लगेंगे प्रोसीजर समझाने में, और आप समझ जाओगे एकदम से चुटकी बजते ही। देखो पहले यहाँ समझाता हूँ रफली, कुछ भी नहीं है माय डियर, एक एक करके जो जो बोल रहा हूँ सुनो। ये आपके पास एक कोई मेटल है, जनरली वैसे इसको एक मेटल प्लेट लिया आता है, इस केस में यहाँ पर मेटेलिक स्फीयर्स लिए गए हैं। मेरी बात समझ पा रहे हो आप? जनरली ये मेटेलिक प्लेट्स होती हैं, आप इसे मेटेलिक प्लेट्स बोल सकते हो। अभी के केस में यहाँ पर स्फीयर लिया गया है, लेकिन पीछे जो मैंने लिया गया है उसमें वहाँ आपको प्लेट्स दिखेंगे। ये भी वही सेम चीज़ है, यानी कि मेटेलिक प्लेट और मेटेलिक स्फीयर जो भी आप कहना चाहो, वो चीज़ यहाँ पर रखी है। समझ में आ जाएगा क्यों है, क्या है कैसे। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एक ऐसा सोर्स है जो बेसिकली पोटेंशियल जनरेट कराने का काम करेगा, यानी कि हम कह सकते हैं कि इससे हमें लो पोटेंशियल मिलेगा। लो पोटेंशियल का मतलब ये होता है कि जैसे हमारे घरों में जो बिजली आती है, मान लो उसी तरह का हल्का फुल्का हमें पोटेंशियल मिलेगा, पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा, यानी 200 वोल्ट का इस तरह का। लेकिन हमें चाहिए बहुत हाई अमाउंट का। इसके लिए हमें यूज करना पड़ेगा ट्रांसफार्मर की टेक्निक। ट्रांसफार्मर क्या करता है, स्टेप अप स्टेप डाउन। अगर पोटेंशियल को इंक्रीज करना है, आपके पड़ोस के जो ट्रांसफार्मर होंगे वहां से जो आपके घर में बिजली आती है वो स्टेप डाउन होकर आती है, क्योंकि वो कई हजार वोल्ट की बिजली है, लेकिन आपके घर में 220 वोल्ट की बिजली है, तो उन्हें स्टेप डाउन करना पड़ता है। लेकिन यहां पर हम चाह रहे हैं कि हमें लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज क्रिएट करना है, इसलिए हम इसे स्टेप अप करेंगे। और बीच में हमने कुछ इस तरह का प्रोसीजर बनाया जो ट्रांसफार्मर की वर्किंग होती है, नंबर ऑफ कॉइल्स वगैरह, टर्न्स वगैरह बढ़ाए, वो सब बातें वो भी काम की नहीं है। कुल मिलाकर ये है कि इससे हमें हाई वोल्टेज मिल रहा है। तो मैं आपको सिर्फ एक रीजन बता रहा था कि हाई वोल्टेज मिलता कैसे। मैं डायरेक्ट भी बोल सकता हूँ कि हाई वोल्टेज मिली आपको, लेकिन हल्का सा मैंने सोचा एक बार टॉपिक को थोड़ा सा रिलेट कर दें। यहाँ से आपको हाई वोल्टेज मिलेगा। इस हाई वोल्टेज में इसके 2 टर्मिनल होंगे। मान लेते हैं ये टर्मिनल आपका पॉजिटिव टर्मिनल है, ये टर्मिनल आपका नेगेटिव टर्मिनल है। इस पॉजिटिव टर्मिनल को हमने कनेक्ट किया यहाँ पे इस रॉड के साथ, और इस रॉड के साथ यानी इस स्फीयर के साथ या प्लेट के साथ हमने एक मेटेलिक रॉड लगा दी, पतली सी मेटेलिक रॉड। इस तरीके से आपको मेटेलिक रॉड दिख रही होगी ये वाली, और उसके साथ भी हमने मेटेलिक रॉड लगा दिया, और इससे कनेक्ट किया हमने छोटे छोटे 2 स्फीयर्स को, छोटे छोटे 2 मेटेलिक स्फीयर्स को। अब आपके मन में सवाल आना चाहिए, सर ये मेटेलिक स्फीयर्स, छोटे छोटे मेटेलिक स्फीयर्स को यहाँ पे क्यों रखा गया है? प्लीज आप मेरी बात को समझ लो, उसके बाद वर्किंग वगैरह सब अपने आप समझ में आ जाएगी। सिर्फ देखो क्या है, ठीक है, साइंस है, कोई ऐसे याद थोड़ा ना करना है, देख लो जो दिख रहा है। अब देखो मैं आपको कुछ फिनोमिना बताने वाला हूँ, देखो होता क्या है इस हर्ट्ज में एक्सपेरिमेंट में, क्या क्या ये सेटअप आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो होगा क्या, जैसे ही हम यहाँ से इसको हाई वोल्टेज देना चालू करेंगे, ये मेटेलिक प्लेट चार्ज होना चालू कर देगी, या मेटेलिक स्फीयर चार्ज होना, प्लस चार्ज इस पर आने लग जाएगा। और क्योंकि ये मेटेलिक कंडक्टिंग रॉड के थ्रू इस छोटे स्फीयर से जुड़ी हुई है, तो ये मेटेलिक कंडक्टिंग इसके थ्रू यहाँ पर इस छोटे वाले जो स्फीयर है इस पर भी चार्ज पार्टिकल आना चालू हो जाएंगे, यानी कि इससे हाई वोल्टेज मिलता रहेगा, बड़े अमाउंट का चार्ज मिलेगा, और वो चार्ज ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर आकर इकट्ठा हो जाएगा। क्यों सर? क्योंकि सर हम जानते हैं कोरोना इफेक्ट को, क्योंकि हम जानते हैं कि जब भी किसी मेटेलिक सरफेस को इस तरह का अगर एक मेटल है, हमने इस पर चार्ज गिराया, तो जहां पर नुकीला सिरा होगा, या दूसरे शब्दों में जहां पर सरफेस एरिया कम होगा,
वहाँ पर चार्ज सबसे ज़्यादा आ जाना चाहिए। वैसे मैं इसकी डिटेलिंग में नहीं जाऊँगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी वगैरह आपको शायद लॉजिक समझ में आना चाहिए, लेकिन सिंपल याद कर लो कि जो इसके कॉर्नर्स होंगे, जो जहाँ पे सरफेस एरिया कम होगा वहाँ पर चार्ज डेंसिटी बहुत ज़्यादा होगी, यानी कहना चाहता हूँ कि वहाँ पर चार्ज बहुत ज़्यादा डेंस होकर पैक्ड होगा। जहाँ पर खुला आसमान होगा, मतलब खुला होगा इनके लिए, वहाँ पे आराम से खुलेआम बैठे होंगे ऐसे करके, क्योंकि एरिया वहाँ पे ज़्यादा है। जैसे ही एरिया कम होता है चार्ज बढ़ जाता है, जैसे ही एरिया ज़्यादा होता है चार्ज कम हो जाता है, क्योंकि उसे सरफेस चार्ज डेंसिटी को कांस्टेंट रखवाना है। मैंने हिंट दे दिया। तो कुल मिलाकर के यहां पर से चार्ज यहां पर इस छोटे वाले स्फीयर की तरफ ज्यादा से ज्यादा चार्ज क्या हो जाएगा, एक्यूमुलेट हो जाएगा। क्योंकि अगर हम इसे पूरे को एक बॉडी मान ले तो यहां सरफेस एरिया ज्यादा है, इस जगह सरफेस एरिया कम है कंपैरेटिवली, तो ज्यादा से ज्यादा चार्ज यहां पर आ जाएगा। यानी कि मैं कह सकता हूं ये हाईली पॉजिटिव चार्ज इस पे आ जाएगा। और सिमिलरली जो नेगेटिव प्लेट है इसके कारण यहाँ नेगेटिव चार्ज था, नेगेटिव चार्ज फिर वही चक्कर होगा, यहाँ पे छोटा सा स्फीयर लगा हुआ जिसके कारण ज्यादा से ज्यादा नेगेटिव चार्ज यहाँ पर एक्यूमुलेट हो जाएगा, जिसके कारण हम कहेंगे कि इसमें हाई नेगेटिव चार्ज है जो एक्यूमुलेट हो रखा है, हाई नेगेटिव चार्ज। अब आपको समझ में आएगा छोटे स्फीयर्स का काम क्या था। तो छोटे स्फीयर्स ने अपना काम कर दिया कि उन्होंने ज्यादा से ज्यादा चार्ज जितना नीचे से आ रहा है सबको इकट्ठा कर रहे हैं। अब इनके बीच में डिस्टेंस बहुत कम है, पीछे मैंने दिखा रखा आपको कितना है, काफी कम डिस्टेंस रखा हुआ है, इतना इतना सा डिस्टेंस रखा हुआ है। अब इसमें क्या होगा कि ये प्लस और ये माइनस दोनों के दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव है, और प्लस और माइनस के कारण क्या होगा कि आसपास का जो एनवायरनमेंट होगा, इस एनवायरनमेंट में एक तरह से हम कह सकते हैं कि ब्रेक डाउन हो जाएगा चार्ज का। क्यों? क्योंकि सर यहाँ पे आसपास में क्या है, एयर है, और अगर आसपास में एयर है तो एयर बेसिकली बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। एयर क्या है बेसिकली सर? बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। यानी शुरुआत में जब ये चार्ज दोनों के दोनों स्फीयर्स अगर यहाँ पे रखे हों, दोनों के दोनों स्फीयर्स यहाँ पे रखे हों, बीच में एयर एक इंसुलेटर की तरह काम कर रही है, लेकिन अब जैसे जैसे यहाँ पर हाई पॉजिटिव चार्ज इसमें इस छोटे वाले स्फीयर में आ गया और इस छोटे वाले स्फीयर में हाई नेगेटिव चार्ज आ गया, और ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ऐसी कंडीशन में सर कहाँ गया, ये होगा कि आसपास की जो एयर है, एयर मॉलिक्यूल्स में से इलेक्ट्रॉन्स फ्री होना चालू हो जाएंगे, क्योंकि एयर मॉलिक्यूल्स है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, इनके इलेक्ट्रॉन्स फ्री होना चालू हो जाएंगे, और यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, प्लस आयंस। क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन निकल गया, मान लिया फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन में से इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो हाइड्रोजन के प्लस पॉजिटिव आयंस बच जाएंगे, और साथ में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पर आ जाएंगे। कुल मिलाकर ये वाला रीजन जो हो जाएगा वो चार्ज हो जाएगा, यानी अब ये एक कंडक्टर की तरह बिहेव करने लग जाएगा इन दोनों स्फीयर्स के बीच का इलाका। आप समझ पा रहे हो? ठीक है। और इसी समय क्या होगा कि इस पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के कारण यहाँ इनके बीच में एक हाई इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गया। क्यों? क्योंकि अभी एक प्लेट की तरह बिहेव कर रहा है। अब आप समझ सकते हो ये कैपेसिटर की तरह काम करने लग गया। क्या आपको नहीं लगता? क्योंकि ये प्लस चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, और प्लस प्लेट और नेगेटिव प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, और पोटेंशियल डिफरेंस जैसे इन दोनों के बीच में आया, यानी ये किसी पोटेंशियल डिफरेंस इनके बीच में क्रिएट हो गया। ठीक है, मैं यहाँ लिखना नहीं चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस, यानी ये दोनों के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया, और पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होते ही हमें फॉर्मूला पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगा जैसे कैपेसिटर की प्लेट के बीच में होता है। और एक इलेक्ट्रिक फील्ड तेजी से प्लस से माइनस की तरफ, यानी कि इन दोनों के बीच में एक हाई इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। हाई क्यों? क्योंकि सर हाई पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ है। हाई पोटेंशियल डिफरेंस क्यों? क्योंकि हाईली पॉजिटिव है, या हाईली नेगेटिव है, यानी ये पॉजिटिव में 100 है, ये नेगेटिव में 100 है, तो डिफरेंस 200 का हो गया। समझ लो? तो कुल मिलाकर पॉजिटिव पोटेंशियल डिफरेंस हाई हो गया, जिसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, एक हाई इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गया। और अगर हाई इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगा, अगर हाई इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगा, तो जो रास्ते में ये जो चार्ज्ड पार्टिकल है, जो कि अभी हाल ही में चार्ज हुए ब्रेकडाउन के कारण, वो चार्ज पार्टिकल में जो इलेक्ट्रॉन है वो तेजी से ड्रिफ्ट करना चालू करेंगे अलोंग टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन तेजी से इसकी तरफ आएंगे, और इस बीच में हमें एक तेज सा, एक चमकीला सा स्पार्क देखने को मिलेगा, बहुत तेज। ये सारा काम मैंने बताया भले ही आपको धीरे धीरे करके, लेकिन ये बहुत सडन होगा। यानी कहने का मतलब जैसे ही आप यहाँ स्विच ऑन करते हो, जैसे ही यहाँ हाई पोटेंशियल जनरेट होता है, जैसे ही वहाँ चार्ज आता है, तुरंत से आपको स्पार्क देखने को मिलेगा। यहां आपने स्विच जलाया, वहां आपको तेज एक स्पार्क देखने को मिलेगा, और उसके विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड आपको एक अगला स्पार्क देखने को मिलेगा यहां पर। अब आप बोलोगे ये क्या है, यहां पे भी एक स्पार्क देखने को मिलेगा। अब इस कहानी को भी समझ लो क्या है, फिर मैं आपको ओवरऑल कहानी को बता दूंगा क्या है, एक लाइन में समझा दूंगा पूरी कहानी फिर। ठीक है, आई थिंक आपको ये वाली बात तो समझ में आ गई कि कैसे करके यहाँ पर स्पार्किंग हुई है पहले वाले केस में। अब सुनो क्या होगा। हमने इसी सिस्टम के बगल में एक इस तरह की एक और एक समझो एक कॉइल लिया मेटेलिक, और उस मेटेलिक कॉइल के कॉर्नर्स में भी हमने फिर वही सिलसिला चालू किया कि यहाँ पर भी हमने एक तरह से क्या कर दिया, एक छोटा सा स्फीयर्स लगा दिया मेटेलिक। अब सुनना क्या होगा, आप मेरी बात सुनो। क्या आपने भी देखा कि जो ये छोटे छोटे स्फीयर्स थे, उन छोटे छोटे स्फीयर्स की बात कर रहा हूँ, इनके बीच में आपको याद आया कि अभी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड ने इलेक्ट्रॉन्स को फोर्स लगाया, जिसके कारण एक इलेक्ट्रिक करंट डेवलप हुआ, और इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन लगभग हमें इस डायरेक्शन में दिखा। क्या आप मानते हो? अब क्या आप ये समझते हो कि किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर में, या जहां भी करंट होता है वहां मैग्नेटिक फील्ड होता है, करंट का डायरेक्शन नीचे है, मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस बनेंगी।
सर इस तरीके से इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन जाएंगी इन स्फीयर्स के चारों तरफ, जो कि कैसे होंगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। आप रफली समझो बात को, जो मैं कहना चाह रहा हूँ, यही बातें लिखनी होती है। यानी इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बननी चालू हो गई, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बननी चालू हो गई। बगल में हमने मेटेलिक प्लेट्स रखी हुई है। अब सुनो, इस मेटेलिक कॉइल के अंदर धीरे धीरे जैसे ही करके एक सडन करंट जो आया था, उस सडन करंट के कारण एक सडनली इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज होगा। क्यों? क्योंकि इसमें अभी तक कोई भी मैग्नेटिक फ्लक्स इसके अंदर से नहीं जा रहा था, मैग्नेटिक फील्ड लाइन नहीं जा रही थी। लेकिन जैसे ही यहाँ पे एक बहुत फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में करंट आया, उस करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड लाइन तुरंत से यहाँ पे आई, और तुरंत से उन्होंने आके क्या किया, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज किया होगा। क्योंकि पहले अगर फील्ड लाइन जीरो थी तो अब कुछ ना कुछ हुई और फिर जीरो हो गई बाद में, तो इसका मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आया। और जैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आया, हम जानते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज जो होता है वो ईएमएफ जनरेट करता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट करता है। इस कॉइल के अक्रॉस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट हो जाएगा, और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट हो जाने के कारण यहां पर भी एक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर जाएगा। क्यों? उसका कारण भी वही है। उसका कारण यह है सर कि ये जो मेटेलिक प्लेट है, इसके बगल में भी हमने यहाँ पर छोटे छोटे स्फीयर्स लगा रखे हैं। इसमें भी सारा का सारा जो चार्ज एक्यूमुलेशन है वो यहाँ पर हो चुका है। और हम देख रहे हैं कि जैसे ही यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, पोटेंशियल डिफरेंस के कारण फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फिर से जो आसपास की चीजें, जो आयनाइज चीजें थी, उन पे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा। उसके कारण यहाँ पे एक तुरंत से एक और इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा उसी डायरेक्शन में जैसे वहां हुआ था। इलेक्ट्रिक करंट नहीं दिखेगा, हमें स्पार्क दिखेगा। आप समझ रहे हो? क्योंकि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ना, स्पार्क दिखा हमें, क्योंकि हाई अमाउंट ऑफ करंट है वो। तो अब पूरे प्रोसेस में एक बारी में सुन लो कहानी में हुआ क्या था। ये तो मैंने एक टुकड़े करके सुना है, हुआ ही है कहानी में। पूरी कहानी में सुनो क्या हुआ है, देखो आपको पूरा एकदम से समझ में आ जाएगा। मेरे ख्याल से समझ में आ ही चुका होगा। पूरी कहानी में सिर्फ इतनी सी कहानी हुई है कि हमारे पास जैसे ही हमने यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल को कनेक्ट किया, इस पे चार्ज पूरा एक्यूमुलेट होने लग गया, प्लस वाला इस पे पूरा नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट होने लग गया। लेकिन नीचे छोटे छोटे स्फीयर थे, इसलिए ज्यादा से ज्यादा चार्ज डेंसिटी यहाँ रही, तो ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव चार्ज यहाँ इकट्ठा, ज्यादा से ज्यादा नेगेटिव चार्ज यहाँ इकट्ठा हो गया। उसके कारण यहाँ की आसपास की जो एयर थी उसमें ब्रेक डाउन हुआ, उसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पे निकल गए, पॉजिटिव आयंस निकल गए। और ये प्लस और माइनस, क्योंकि हाईली डेंस है, इसके कारण प्लस और माइनस के बीच में कैपेसिटर की तरह काम हुआ। और ये बीच का मीडियम एक इंसुलेटर की तरह न रहकर अब एक कंडक्टर की तरह बिहेव कर रहा है। इसीलिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा था, उसने यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक करंट डेवलप किया। इलेक्ट्रिक करंट हमें एक स्पार्क के रूप में दिखाई दिया। अब अगले ही सेकंड में हमें अगला स्पार्क यहाँ दिखाई दे रहा है, लेकिन उसको हम फ्रेम को देख रहे हैं बड़ा करके कि हुआ क्या था अंदर। तुरंत इसके स्पार्क के बाद हमें अगला स्पार्क यहाँ दिखाई दिया है। इसका मतलब हुआ क्या है कि यहाँ जो इलेक्ट्रिक करंट डेवलप हुआ था, उससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ से गई है, जो कि इनविजिबल हमें दिखाई नहीं दे रही है। उसने यहाँ मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज किया। मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने के कारण पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ अक्रॉस द कॉइल दिस मेटेलिक कॉइल। और पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होने के कारण तुरंत से उसके आसपास एक इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हुआ, जो हम जानते हैं लेंजेस लॉ वगैरह से, इंड्यूस करंट कह सकते हैं इसे हम। और उस इंड्यूस करंट के कारण ही यहाँ पर एक अगला स्पार्क आया था। तो आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसको एक्सप्लेन ऐसे किया गया कि ये वाली जो चीज है बेसिकली एक स्पार्क और दूसरा स्पार्क, हमें बस ये दिखाई दे रहा है प्रैक्टिकली, हमें और कुछ नहीं दिखाई दे रहा। हमें सिर्फ ये दिखाई दिया एक स्पार्क और थोड़ी देर अगला स्पार्क, थोड़ी देर बाद, मतलब इतना तेज कि क्विक एकदम। पता है कितना क्विक? लाइट की स्पीड के बराबर। मतलब आपको पलक पलक झपकना तो बहुत बड़ी बात हो गई। मतलब आप ये समझो कि आपको लगेगा साइमल्टेनियस स्पार्क हुए, लेकिन एक स्पार्क अगला स्पार्क तुरंत आया। तो हम ये कह पा रहे हैं कि यहाँ से सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव असल में प्रोपेगेट करिए, यहाँ पर पहुंची है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपेगेट की है। और इसके लिए भी फिर हमने प्रैक्टिकल में कुछ अच्छे अच्छे चीजें की है, जैसे कि इस कॉइल को हमने इस तरीके से रखा है कि ठीक है इसके पैरेलल रहे, यानी कि जो वेव्स आए वो उसके परपेंडिकुलर टाइप से आए, ताकि हम उन बातों को भी वेरीफाई कर सकें जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की होती है कि वो परपेंडिकुलर चलती है वगैरह वगैरह। लेकिन मोटा पॉइंट मैंने आपको बता दिया इस पर। बाकी सारी वर्किंग में आपको छोटी मोटी बातें जो और टेक्निकल चीज़ें हैं वो आपको दिख जाएंगी, वो मैं अभी ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा। लेकिन मैं आपको इसका सेटअप दिखा सकता हूँ। ये ऐसे था, आप यहाँ से पढ़ सकते हो। इसकी डिटेल लिख देना कि प्लेट ली आपने कॉपर जिंक की, उनके बीच में डिस्टेंस एक लिया, मेटल रॉड लगाई, ये लगाया। अब आपको समझ में आ रहा होगा इसको हम क्यों कहते हैं। इसको हम कह सकते हैं कि इन्हें कैपेसिटर की तरह बिहेव करा जाए, तो कैपेसिटिव प्लेट्स कह सकते हैं। इस वाले को हम इंडक्शन कॉइल्स कह सकते हैं। आप समझ रहे हो इंडक्शन कॉइल क्यों कह रहे हैं? ठीक है, अब आपको समझ में आ रहा होगा इंडक्शन कॉइल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि सर हम लो पोटेंशियल को हाई पोटेंशियल पे कन्वर्ट कर रहे थे, याद है नीचे पे। तो इसीलिए हमने लो पोटेंशियल को हाई पोटेंशियल पे क्रिएट किया, इसलिए कंडक्शन कॉइल। वो रिंग जिसके बगल में स्पार्क होगा, बस ये आप देख रहे हो। ये इस तरीके से आपकी ईएम वेव जनरेट होती है। यहाँ से हल्का स्पार्क होगा, वो वहाँ से ट्रांसफर होगा, वहाँ स्पार्क होगा, और ये सिलसिला चलता रहेगा। अब इसी में इसको लगभग देखो, आप इसकी डिटेल्स पढ़ लेना यार, ठीक है। जो इसमें वेवलेंथ अचीव की गई थी वो लगभग 6 मीटर की वेवलेंथ अचीव की गई थी, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। ठीक है, ऐसा ही कुछ होगा, आप देख लेना, एक बार पढ़ लेना। आई थिंक आपको ये फिनोमेना समझ में आ गया होगा। लिखी हुई चीज़ें जो भी हैं इसमें वो आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, यही हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट था जो कुछ था। उसके बाद हमारे पास अगली चीज़ आती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की कुछ छोटी मोटी प्रॉपर्टीज़। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की प्रॉपर्टीज़ हमारे पास अगर आप समझेंगे, देखो मैं आपको बताता हूँ। आपको कुछ नहीं याद रखना, आपको सिर्फ ये याद रखना है कि गामा रेस, देखो देखना मैं कुछ बता रहा हूँ, थोड़ा सा सुनना।
देखिएगा स्टूडेंट्स, देखना आप ये ध्यान रखो कि यहाँ पे गामा रेस को लिखना है, गामा रेस के बाद आपको एक्स रेस को लिखना है, ये ऐसे जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसे याद रखो। उसके बाद आपको याद रखना है अल्ट्रा वायलेट, यहाँ आपको याद रखना है सर अल्ट्रा वायलेट है, यूवी रेस। यूवी के बाद आपको याद रखना है ये विजिबल रीजन है, विजिबल के बाद आपको याद रखना है ये इंफ्रारेड रीजन है, इंफ्रारेड के बाद आपको याद रखना है माइक्रोवेव है। बस इतना याद अगर आप कर लो तो बस हो गया काम, आगे का कुछ भी नहीं है। रेडियो वेव्स, ठीक है, अब समझो जरा। विजिबल रीजन वो वाला रीजन है जहाँ पे वेवग्योर होते हैं जो हमें दिखाई देते हैं आंखों से, इसके अलावा कुछ भी हमें आंखों से नहीं दिखाई देगा, ना आगे का, ना राइट साइड ना लेफ्ट साइड। ये होता है सर वायलेट, और इसी के कारण इसको अल्ट्रा वायलेट कहते हैं, तो याद रहेगा। ये होता है सर रेड, इसके कारण उसे इंफ्रारेड कहते हैं, तो आपको ये शायद समझ में आएगा, याद हो जाएगा। गामा रेज हम जानते हैं रेडियो एक्टिव, जब हम डीके वगैरह होते हैं उसमें हम पढ़ते हैं गामा रेज वगैरह, देखा होगा आपने न्यूक्लियस में पढ़ाया था। एक्स रेज भी उसी समय, एक्स रेज बेसिकली रॉन्जन रेज कहते हैं इसे, आप जानते हो एक्सरे का इस्तेमाल हम कैसे कैसे करते हैं हड्डियों वगैरह को देखने में, वो ठीक है। अल्ट्रावायलेट रेस के बारे में हम क्या जानते हैं, सन से आती है, ठीक है, जानते हैं इसके बारे में थोड़ा बहुत। अभी देख लेना आप पीछे पे यूज, एग्जाम में आता है दो यूज लिखो सबके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, इसलिए सबके याद कर लेना पीछे से। इंफ्रारेड रेस जो होती है बेसिकली जो हॉट बॉडीज होती है उनसे निकलती है, फायर से निकलती है। हॉट बॉडी जैसे कभी कभी क्या होता है कि कभी अर्थक्वेक आ गया, कहीं कोई दब गया, तो वहाँ पे ना उनके पास इंफ्रारेड कैमरेज होते हैं, तो उसका इस्तेमाल करके वो क्या करते हैं, इंफ्रारेड, उससे इंफ्रारेड सेंसर होते हैं, वो कुल मिला के पता करते हैं कि मलबे के आसपास जाके देखते हैं जहाँ पर सेंसेशन आता है। अब सेंसेशन वहीं से आएगा जहाँ हीट होगी, हीट किस में होगी, जिंदा बॉडी में, मतलब जो लाइफ होगी जिसमें, तो इसीलिए वो इससे फटाफट से ये पता करने के लिए भी इसका इंफ्रारेड का यूज़ होता है। माइक्रोवेव की अगर हम बात करें तो माइक्रोवेव का इस्तेमाल माइक्रोवेव ओवन वगैरह उसमें करते हैं। और रेडियो एक्टिव की अगर हम बात करें तो रेडियो एक्टिव नहीं है, सॉरी, ये रेडियो वेव्स है। रेडियो वेव्स की अगर हम बात करें तो ब्रॉडकास्टिंग में इसका इस्तेमाल किया जाता है, जो आज की डेट में मोबाइल वगैरह एफएम वगैरह ये यूज़ करते हैं ज़्यादा लंबी दूरी तक भेजने के लिए वेव को। लंबी दूरी तक कौन सी वेव जाएगी, जिसकी वेवलेंथ लंबी होगी। इसका मतलब क्या कहना चाहता हूँ सर, इसका मतलब लैम्डा यानी वेवलेंथ आगे जाने पर बढ़ती है, यानी सबसे ज़्यादा लंबी वेवलेंथ इनमें अगर किसी की होगी तो सर वो रेडियो वेव की होगी, तभी उसका इस्तेमाल रेडियो ब्रॉडकास्टिंग में होता है, कम्युनिकेशन में, ठीक है। और क्योंकि हम जानते हैं न्यू इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा होता है, यानी कि ये फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के बीच में उल्टा रिलेशन होता है, इसीलिए हम समझ गए फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के बीच में क्योंकि उल्टा रिलेशन होता है, इसीलिए हम समझ गए कि अगर आगे जाने पर वेवलेंथ बढ़ रही है तो आगे जाने पर फ्रीक्वेंसी घटेगी। आगे जाने पर अगर फ्रीक्वेंसी घटेगी तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी इसकी रही होगी, बिल्कुल सही बात है। और सब मतलब इससे आपको आइडिया लग सकता है कि एक्सरे की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, क्यों, क्योंकि सर ई बराबर एच न्यू होता है, शायद हम जानते हैं, हमने पढ़ा है पीछे पे, आज नहीं पढ़ा, पहले पढ़ा रखा था। तो कुल मिलाकर जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है, आप समझ रहे होंगे इनकी एनर्जी ज़्यादा है, तभी तो एक्सरे जो होती है वो हड्डी को भी आर पार कर जाती है, इतनी स्ट्रांग होती है, इसलिए तो कर पाती है। तो आपको एक मोटा आइडिया मैंने यहाँ से दे दिया, बस यही बातें आपको यहाँ पर सारी की सारी लिखी हुई दिख जाएंगी। आप प्लीज़ इनके यूज़ वगैरह मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूँगा, उनसे पढ़ लेना। विजिबल जो रीजन है इन और भी तो याद मत रखना रेंज कितनी कितनी होती है लैम्डा की या उसकी, क्योंकि आप समझ पा रहे होंगे आपको ना किसी एक को याद रखना है। ऐसे विजिबल रीजन में आप वेवलेंथ या कुछ याद करोगे तो आप फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ दोनों याद मत करना, कुछ भी एक याद कर लो, क्योंकि आप जानते हो कि हमें बेसिकली अगर न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा होता है, तो अगर हमें अगर न्यू पता है तो हम लैम्डा निकालेंगे, लैम्डा पता है तो न्यू निकालेंगे, ठीक है। सबकी याद नहीं करनी होती है, बस आपको थोड़ा थोड़ा बहुत याद करना है एक आध चीज़ों की, ठीक है। लास्ट में एक टॉपिक है द पॉइंटिंग वेक्टर, ये पता नहीं है नहीं आपके सिलेबस में, लेकिन आप इसको देख लो। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड जो है ना, इन दोनों का क्रॉस कर इसको अगर आप म्यू नॉट से डिवाइड करते हो तो जो भी चीज़ आएगी आप इसे पॉइंटिंग वेक्टर कहोगे। बेसिकली ये स्ट्रेंथ बताती है आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की। अब क्योंकि इसको आप क्रॉस प्रोडक्ट को खोलोगे तो आप बोलोगे ई बी साइन थीटा, और इन दोनों के बीच में तो एंगल 90 होता है, तो ये सिंपल आएगा रिजल्ट। और ये ई बी कुछ और नहीं है बल्कि आरएमएस वैल्यू है, इसीलिए ई नॉट बाई रूट टू इसे हम बोलेंगे, और बी को भी हम बी नॉट बाई रूट टू बोलेंगे, और उसके बाद वो बचेगा म्यू नॉट। तो इस तरीके से लगभग आपका रिजल्ट आएगा। एंड इफ़ यू वांट तो आपका रिजल्ट है ई नॉट बी नॉट अपॉन 2 म्यू नॉट। तो आपके उसमें कैसे भी पूछा जा सकता है, ये मैंने निकाली एस की वैल्यू, सिंपल एस की वैल्यू, उसकी मैग्नीट्यूड की वैल्यू। डायरेक्शन क्या होगा इसका डायरेक्शन ऑब्वियसली प्रोपगेशन ऑफ वेव के डायरेक्शन होगा, क्योंकि ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कुछ और नहीं होता, प्रोपगेशन ऑफ वेव होता है, इसलिए एस वेक्टर आपको दिख रहा होगा प्रोपगेशन ऑफ वेव। तो आपसे एक क्वेश्चन ऐसा ना पूछ के कि प्रोपगेशन ऑफ वेव क्या, ये पूछ सकते हैं कि पॉइंटिंग वेक्टर किस डायरेक्शन में डायरेक्टेड है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शंस आपको दिए गए। तो आई होप, उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट